हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। और बेटा आप सभी लोग कैसे हो? एकदम मस्त हो? कैसी चल रही बेटा प्रिपरेशन? कमेंट करके जरूर बताना। बच्चों, लास्ट क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी जियोमॉर्फोलॉजी की, उस जियोमॉर्फोलॉजी में मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीट करा दी थी। सिर्फ एक टॉपिक बच गया था। कौन सा? दैट इज द नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट। नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक रूप से एकदम से कुछ ऐसी दुर्घटना जो हमारी प्रकृति पर हो जाए और वो इंसानों को, धरती के ऊपर सारी चीजों को नेगेटिवली इंपैक्ट करे, उसे हम नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट बोलते हैं, जिसके अंदर हम अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो की बात करेंगे। दूसरी बात बेटा, आज का ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी? मतलब द एटमॉस्फेयर साइंस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट और वेदर ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया आर कम्स अंडर द क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आज हम इन चीजों को जानेंगे। इन सब चीजों को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहता हूं, और वो पॉइंट ये है बेटा कि हम आज क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। मैंने जियोमॉर्फोलॉजी का आपका थ्योरी पार्ट पढ़ा दिया था, क्लाइमेटोलॉजी के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, और एंड में जब मैराथन आएगी, जब क्लाइमेटोलॉजी की आपकी थ्योरी भी करा दूंगा। ठीक है? हर क्वेश्चन जो क्लाइमेटोलॉजी से डिफेंस में, एनडीए में पूछा गया है, उस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होता है, उसके बाकी के सारे ऑप्शंस, वो सारी चीजें आज मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पहले तो लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा क्लाइमेटोलॉजी का, उसके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और उन सारे टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे उसी के साथ साथ। ठीक है बेटा? चलिए शुरू करते हैं। ठीक, क्या रहेगा आज का हमारा टॉपिक? MCQs ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के एमसीक्यूज हमें देखना है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। सबसे पहले तो हम नेचुरल जियोलॉजिकल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। तो अ नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट इज अ मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। धरती के देखो, ये जो चीजें हैं ये अधिकतर कुदरत के कहर के अंदर ही आते हैं। मतलब ये इंसान इनको ना तो बहुत आसानी से ला सकता है और ना इनको आने से इंसान इनको रोक सकता है। मतलब ये प्रॉपरली अर्थ के इंटीरियर और अर्थ के ऊपर की प्रोसेसेस के कारण होते हैं, जैसे कि भूकंप। क्या आप बता सकते हो कि भूकंप का आप एक पॉइंट बता दो कि आप भूकंप आने से रोक सको? नहीं रोक सकते। भूकंप आएगा, आप सिर्फ और सिर्फ उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उन कॉन्सिक्वेंसेस को कम कर सकते हैं, उसके परिणाम को। कैसे? कि जैसे आपको पता चल जाता है कोई पर्टिकुलर एरिया अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो आप उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस करें कि वहां पर दिक्कत ना आए। स्प्रिंग्स लगती है बिल्डिंग्स के नीचे, बहुत सारी चीजें होती है सिस्मिक वेव जोन के अंदर। ठीक है? वो दूसरा सुनामी। क्या हम सुनामी को आने से रोक सकते? नहीं रोक सकते। सुनामी आएगी, उसको आना होगा तो, बट उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, उसका जो परिणाम होगा, उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? कि कोस्टल एरिया के पास हम पहले से अर्ली वार्निंग सुनामी सेंटर्स लगा दे, तो जो हमको पहले से वार्न कर दे कि सुनामी आने वाली है, तो हम जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से एग्जीक्यूट करके कहीं और लेकर के चले जाए। ये चीजें भी आता है। और फिर वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म बहुत ज्यादा एरिया कवर करके नहीं रखता जितना अर्थक्वेक और सुनामी करती, बट इसके भी इंपैक्ट को हम रोक नहीं सकते। बस ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया में सावधानी से चीजें रख करके हमेशा वहां पर एक ऐसा सेटलमेंट रखे कि कभी भी वोल्केनो के आते से ही छोड़ना पड़ जाए, इस तरह की चीजें। तो ये नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट के अंदर आएगा हमारा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक होता क्या है? इन्हीं नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स को हम बोलते हैं डिजास्टर। इन्हीं नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिजास्टर। ठीक है? और इसी प्रकार के जो डिजास्टर हमारे देश के अंदर आते हैं, इन डिजास्टर से बचने के लिए हमने बनाया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हमने बनाया है, और इस एक्ट के तहत हमने एक अथॉरिटी बनाई है, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का क्या काम आता है कि अगर किसी भी जगह डिजास्टर हो रहा है तो उस डिजास्टर को होने से रोकने का काम ये अथॉरिटी करती है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमने बनाया है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट
अथॉरिटी, ठीक है, जिसके तहत अगर कोई डिजास्टर आता है और इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीजें बनाई गई कि अगर डिजास्टर आता है तो उनसे हमारी उनके परिणाम को हम जल्दी से मिटिगेट कर ले, और जल्दी से अगर हमें पता चल जाए, हमने डिजास्टर को पहले से ही पता कर लिया है ना, तो जल्दी से उस एरिया से लोगों को हटा ले। इन चीजों पर ये काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक होता है क्या? तो एन अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फीयर दैट क्रिएट सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक क्या होता है? नॉर्मली अर्थ की एक शेकिंग होती है, जैसे हम यहां पर खड़े हुए हैं, है ना, और एकदम से ये ऐसा एक मतलब एक फोर्स आने लगे अर्थ के इंटीरियर से कि वहां पर एक वाइब्रेशनल एक ट्रेमर जनरेट हो, और जो वाइब्रेशनल ट्रेमर्स जनरेट होते हैं वो जो बिल्डिंग को इस तरह से शेक करते हैं, तो बिल्डिंग इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, बिल्डिंग की नींव ऐसी नहीं होती कि उस ट्रेमर को वो बियर कर ले और बिल्डिंग टूट जाती है, मतलब नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। कहां से आती है एनर्जी? ये सडनली रिलीज होती है अर्थ के इंटीरियर से। कहां से? लिथोस्फीयर से। और ये जो एनर्जी होती है, दिस एनर्जी जनरेट सिस्मिक वेव। मतलब कहीं भी आपको सिस्मिक वर्ड मिलता है, इट मींस इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अर्थक्वेक, ठीक है। सिस्मिक वेव मतलब अर्थक्वेक वेव। सिस्मोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। स्ट्रक्चर कैसा होता है अर्थक्वेक का? तो अर्थक्वेक अर्थ के इंटीरियर में जिस जगह से उत्पन्न होता है बेटा, उस जगह को हम बोलते हैं फोकस या फिर हाइपो सेंटर, जहां से अर्थक्वेक आता है। फिर इसके इंटीरियर में कुछ सिस्मिक वेव्स चलती है जिन्हें हम बोलते हैं बॉडी वेव। क्या चलती? बॉडी वेव, यानी पी वेव एंड एस वेव, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। फिर यह जाता है और अर्थ के सरफेस को हिट करता है। तो जहां पर इसने अर्थ के सरफेस को हिट किया परपेंडिकुलरली, जहां पर इसने अर्थ के सरफेस को हिट किया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपीसेंटर। फिर यहां अर्थ सरफेस पर जो वेव चलती है, दिस वेव्स आर टर्म्ड एज सरफेस वेव, जिसमें आर एंड एल वेव आ जाएगी। ये सरफेस पर चलती है। और इंटीरियर में कौन सी वेव चलती है बेटा? इंटीरियर में चलती हमारी बॉडी वेव। मूविंग अहेड, अगला पॉइंट आ जाता है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव्स को हम कैसे नापते हैं? तो क्या होता है, अर्थक्वेक वेव जो होती है उसमें आ जाता पी वेव, एस वेव, ये हो गई बॉडी वेव, ठीक है। और सरफेस वेव के अंदर हो जाएगी आर और एल। अब इनको हम किसके ऊपर नापते? तो हम इसे नापते सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ किस टाइप से हमें दिखाई देता है? तो इस तरह से हमें सिस्मोग्राफ दिखाई देता है। सिस्मोग्राफ क्या करता है? सिस्मोग्राफ इस तरह का एक पेंडुलम जैसा होता है ना। और जब अर्थक्वेक आता है तो ये शेक करता है, ठीक है। जब अर्थक्वेक आता है तो सिस्मोग्राफ हिलता है। तो जब ये हिलता है तो इस तरह के पेपर के ऊपर वेव्स ड्रॉ हो जाती है। अगर अर्थक्वेक आया है तो ये पेंडुलम और ये ज्यादा तेज ओसिलेशन मूवमेंट करेगा, ज्यादा तेज हिलेगा। जब ये ज्यादा तेज हिलेगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर रिकॉर्ड ज्यादा होगा। तो ये वेव्स जो होती है हमें उसी के मूवमेंट से बताती है, जो कि जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। चलिए, कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अर्थक्वेक के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है और जिनकी वजह से अर्थक्वेक आता है? जरूरी तो क्या होती है? जो अर्थक्वेक के आने के प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है वोल्केनिक एक्टिविटी। जिस किसी एरिया के अंदर बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, उस एरिया के अंदर हमें ज्यादा अर्थक्वेक भी देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा बोला जाता है हर वोल्केनो के बाद अर्थक्वेक आता ही आता है, ठीक है। यानी ईच वोल्केनिक एक्टिविटी इज फॉलोड बाय एन अर्थक्वेक, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब लावा निकलता है तो उसके फ्रिक्शन से जो वाइब्रेशन जनरेट होता है दैट विल क्रिएट द सिस्मिक वेव एंड व्हिच लीड्स टू द अर्थक्वेक अल्टीमेटली। इसके बाद आता है टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म में मैंने आपको प्लेट के मूवमेंट बताए थे। एक तो आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट और एक ट्रांसफॉर्म। ये तीन तरह के मूवमेंट में आपको बताए थे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में जहां प्लेट कोलाइड होगी तो बाउंड्री पर अर्थक्वेक आएगा। डाइवर्जेंट जहां प्लेट डाइवर्ज होगी तो बाउंड्री पर अर्थक्वेक आएगा। और ट्रांसफॉर्म यहां पर भी अर्थक्वेक आएगा जब वो स्लाइड पास होगी। मतलब प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक जनरेट होता है। आइसोस्टेसी मतलब द कंडीशन ऑफ बैलेंस, एक तरह की
बैलेंस कंडीशन होती है। तो बैलेंस कंडीशन क्या बोलती है? आइसोस्टेसी बताती है कि हमारी अर्थ जितनी ऊपर है, जितने पहाड़ उसके ऊपर है, ऐसी ऐसी चीजें अर्थ के इंटीरियर में भी है और दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड है। बट क्या होता है कभी कभी कि ड्यू टू सम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो अपर पार्ट है इसका इरोजन हो जाता है, इसकी वेदरिंग हो जाती थी, टूट के नीचे गिर जाता, तो दोनों के बीच का जो बैलेंस हो डिसबैलेंस हो जाता, और जैसे डिसबैलेंस होता इट विल जनरेट दी अर्थक्वेक। इसकी वजह से भी भूकंप आता है। आइसोस्टेसी के बाद आता है हमारे इलास्टिक एंड रीबाउंड थ्योरी। इलास्टिक एंड रीबाउंड थ्योरी क्या बताती है बेटा? कि हमारी अर्थ जो है वो एक स्ट्रेच्ड है। हमारी अर्थ जो है ना वो स्ट्रेच्ड है। किस तरह से? इस तरह से। ये जैसे आपने इलास्टिक देखिए, रबर, उस रबर की तरह हमारी धरती खिंची हुई है एकदम तन के। अब एकदम से कहीं पर क्रैक आता तो रबर कैसे एकदम से पास जाती है? हम यूं बचपन में चट 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 मारते थे, है ना? और मारते थे मतलब आप नहीं मारते होंगे, हमारे टाइम पे तो क्या होता था, यूं खींचते थे रबर, पास ले जा करके स्कूल के छोटे छोटे चड्डे होते थे जिनमें हम स्कूल जाते थे, तो वहां पास ले आके चट जो करके देते थे तो लगती थी। मतलब वो इलास्टिसिटी, हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो इलास्टिक है, जो खिंची हुई है। अगर कहीं से क्रैक जनरेट हो जाता, पूरी जो खिंची हुई है, हर एक के अंदर एनर्जी है, हर पार्टिकल के अंदर, जैसे कहीं से खिंची वो एकदम से पास आ जाती है, ठीक है, एंड इट विल जनरेट एन अर्थक्वेक। यानी खिंची हुई चीजें, जैसे ये मैंने खींच रखी, अब इसमें दोनों की तरफ एनर्जी है इसके अंदर, एक एक पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे ये एकदम से कहीं से लूज होता है, पास आएगी एंड इट विल लीड्स टू एन अर्थक्वेक। अगला आ जाएगा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। अब क्या होता है, जैसे हमने बड़े बड़े डैम बना दिए, बड़े बड़े डैम बनाने की वजह से वाटर एक जगह एक्यूमुलेट हो गया, जिसका फोर्स अर्थ के ऊपर लग रहा है, वाटर रिस रिस के अर्थ के अंदर जा रहा, पार्टिकल्स को जनरेट कर रहा, इट मींस इट लीड्स टू एन अर्थक्वेक। इस वजह से भी अर्थक्वेक आता है। जब हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, तो एकदम से जब वो न्यूक्लियर फूटता है तो उस जगह पर शेकिंग ला देता है और अर्थ के इंटीरियर के नीचे जो जागे हुए, जो सोए हुए सेल्स होते हैं उनको जगा देता है। मतलब वो बोलते हैं ना, सोए हुए सांप को जगाना गलत होता। कई सारी ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे द्वारा भी होती, मानव निर्मित प्रोसेस होती, जिनकी वजह से भी भूकंप जैसी चीजें हमें देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा माइनिंग भी इसका कारण हो सकता है, डीप माइनिंग, ठीक है। तो दीज आर कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एन अर्थक्वेक, बट ऊपर वाले चार बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहां कहां पर आता है? तो अर्थक्वेक हमें बेसिकली 3 एरिया के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पहला, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन के सराउंडिंग में। ये देखो पैसिफिक ओशन, क्योंकि पैसिफिक प्लेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लेट है। मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट्स बताई थी, उन टेक्टोनिक प्लेट्स में से पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है। अब पैसिफिक प्लेट अगर जरा सा इस तरफ मूवमेंट करे तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ शेकिंग होगी, इस तरफ मूवमेंट करे तो नीचे ऊपर सब तरफ शेकिंग होगी। मतलब आपको एक पॉइंट बताता हूं मैं कि एक मोटा सा आदमी है, एक बस है, बस के अंदर बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, कंडक्टर ने जान दो दिल्ली मुंबई आगरा मुंबई सब कर करके ठूस लिए, बहुत सारे लोग भर लिए, बहुत सारे, और उन सभी के बीच में एक मोटा आदमी, बहुत मोटा आदमी उसमें बीच में आ गया, ऐसे, है ना। अब सारे लोग उसके सराउंडिंग में से चिपके हुए, जर्मनी सब फंसे पड़े हुए। अब क्या होता है, वो मोटा आदमी जरा सा सांस भी लेता ना तो उसका पेट जैसे ही फूलता है तो आगे तक लोग खिसक जाते हैं। जब वो जरा से सांस छोड़ता है तो फिर लोग पास आने लगते हैं। मतलब वो मोटा आदमी है पैसिफिक प्लेट जरा सा मूवमेंट करती है तो इस सारे एरिया के अंदर की चीजों को शेक कर देती है, और जरा सा शेकिंग हुई इट लीड्स टू जनरेट फॉर द सिस्मिक वेव्स, और जैसे सिस्मिक वेव जनरेट होगी अर्थक्वेक आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिलती। अगला आ जाता मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कौन सा इलाका हो जाएगा? ये यहां से हिमालय से लेकर के तो यहां पर हमारे मेडिटेरेनियन तक ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट आ जाएगा, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट के बीचों बीच आ रहा है, तो ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हो गया। फिर आ गया मिड अटलांटिक रिज, जो अटलांटिक ओशन के एकदम बीचों बीच में है, दैट इज मिड अटलांटिक रिज, हमें यहां देखने को मिलती थी। ये 3 बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया के अंदर आते हैं। इंडिया के अंदर कौन कौन से अर्थक्वेक जोन्स है? तो इंडिया के अंदर टोटल 4 अर्थक्वेक जोन्स बने हुए, एक जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4 एंड जोन नंबर 5। टोटल 5 अर्थक्वेक जोन बने हुए हैं। और जोन नंबर 5 जो है उसको अगर रिवाइज्ड करें तो इसको ऐसा भी बोला जाता है जोन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। मतलब पर हमने शुरुआत 2 से करी, बाकी 1 से भी हो सकता है। तो यहां पर जैसे आप ये जो रेड कलर में देख रहे हो दैट इज जोन नंबर 5, ये जोन नंबर 5वां है। फिर इसके बाद जो आप येलो कलर दूसरा जो देखते हो ब्राउन कलर में, वो आ जाएगा आपका जोन नंबर 4, ठीक है। और फिर जो आपका येलो कलर में दिखाई दे रहा वो आ जाएगा जोन नंबर 3, और जो ब्लू कलर में दैट इज जोन नंबर
2, मतलब सारी चीजें यहां पर मेंशन्ड है, सारे के सारे जोन रिवाइज्ड भी है और पुराने जोन्स दोनों के दोनों मेंशन्ड है। चलिए अगला आ जाता है वोल्केनो, कि वोल्केनो होता क्या, ज्वालामुखी होती क्या। तो भूकंप हमने जान लिया कि अर्थ के इंटीरियर से जनरेट हुई कुछ प्रोसेसेस के कारण धरती के ऊपर वाइब्रेशंस हो जाते हैं एंड दैट वाइब्रेशन विल अल्टीमेटली लीड्स टू एन अर्थक्वेक। ठीक है, वो अर्थक्वेक के बनने का कारण बन जाएंगे। तो फिर भूकंप क्या, ज्वालामुखी क्या होती है? तो वोल्केनो इज अ वेंट। वेंट का मतलब होता है एक प्रकार का पाइप। अ वोल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग, यूजुअली सर्कुलर और नियरली सर्कुलर, जिसकी ओपनिंग मतलब इसकी ओपनिंग या तो सर्कुलर होगी, मतलब नियरली सर्कुलर होगी, या फिर एकदम सर्कुलर होगी। यानी मतलब एक पाइप है जिस पाइप का माउथ या तो प्रॉपर सर्कुलर होगा या फिर जिगजैग, मतलब इस तरह का उबड़ खाबड़ होगा, बट वो नियरली सर्कुलर जरूर होगा। ठीक है, थ्रो विच इस पाइप से थ्रो विच हीटेड मटेरियल लाइक गैसेस, वाटर वेपर, वाटर, लिक्विड लावा एंड फ्रेगमेंटेड रॉक्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब ज्वालामुखी एक लैंडफॉर्म है। ज्वालामुखी इतना समझ लो एक माउंटेन है, बस हम समझने की कोशिश करें तो कि वोल्केनो एक प्रकार की एक माउंटेन है, जिस माउंटेन के अंदर एक पाइप होता है। उस पाइप का माउथ जो होता है या तो एकदम सर्कुलर होगा या नियरली सर्कुलर होगा, और उस पाइप से कई सारे हीटेड मटेरियल, कई सारी गैसेस, वाटर वेपर, लावा और छोटे छोटे बोल्डर्स निकल के प्रेशर से बाहर आते हैं। इसी को हम ज्वालामुखी बोलते हैं। और ये सारी प्रोसेस मतलब ये सारी घटना जब धरती के इंटीरियर से लावा और ये सारे मटेरियल्स निकल के बाहर आते हैं और बाहर फेंकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वोल्केनिज्म। इस प्रोसेस को हम वोल्केनिज्म बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? प्रोसेस इज वोल्केनिज्म एंड वोल्केनो इज अ लैंडफॉर्म। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, क्या क्या किस तरह का लावा निकल के बाहर आता है? तो जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे दो तरह का लावा हमें देखने को मिलता है, एक बेसिक लावा और एक एसिडिक लावा। ये दो तरह के लावा हमें देखने को मिलते हैं और दोनों की ही कुछ क्वालिटीज है। जैसे बेसिक लावा इज हाईली फ्लूइड मतलब जैसे एक बाल्टी है ना, बाल्टी में मैंने लिया पानी और जैसे मैंने पानी को नीचे ढोला तो क्या वो पानी वहीं रुकेगा? क्या वो फैल जाएगा? तो ये जो बेसिक लावा उसी की तरह होता है, जैसे निकलेगा इतना फ्लूइड भी नहीं होता कि पानी की तरह फैल गया। ये एक्चुअल में होता है जेली टाइप, जो दूर तक, मतलब बेसाल्टिक फ्लड जिसे बोलते हैं। बेसाल्टिक फ्लड मतलब दूर तक बाढ़ लेकर के, पानी की बाढ़ नहीं, उस लावा की बाढ़ लेकर के आता। ठीक है, तो ये हाईली फ्लूइड होता, उसके कंपेयर में लेस फ्लूइड होता। मतलब अंतर यह है कि अगर यहां से लावा निकला तो यहां से यहां तक फैल जाएगा। ठीक, जब लावा दूसरी बार निकला तो निकल के यहां तक फैल जाएगा। अब ये लेस फ्लूइड है, तो लावा यहां से यहां निकला और रुक गया, फिर लावा यहां से यहां निकला और रुक गया। जब दूसरी बार इरप्शन हुआ तो लावा इतना गया और रुक गया। मतलब लावा दूर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि लेस फ्लूइड है। ये हाईली फ्लूइड है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा, बट ये लेस फ्लूइड है तो जैसे निकलता जम जाता, तो इसलिए इसकी हाइट इंक्रीज होती जाती है। तो एसिडिक लावा से बने हुए वोल्केनो की हाइट धीरे धीरे ग्रो करती जाती है। ठीक है, और इसकी जो बेसिक लावा है वो निकल कर ही दूर तक फैल जाते हैं। इट इज लेस विस्कस मतलब कम गाढ़ा होता है, एंड इट इज हाईली विस्कस मतलब ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, डार्क इन कलर, कौन सा? ये जो हमारा बेसिक लावा होता है, इट इज डार्क इन कलर में कैसा होता है? इट इज डार्क इन कलर एंड दिस वन इज लाइट इन कलर। ये जो एसिडिक लावा होता है थोड़ा भूरे रंग का होता है, और वो जो होता है वो एकदम थोड़े काले रंग का होता है। रिच इन मैग्नीशियम, ये जो बेसिक लावा होता है इट इज रिच इन मैग्नीशियम के अंदर ये रिच होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम अच्छा पाया जाता है, और इसके अंदर सिलिकॉन ज्यादा पाया जाता है। दोनों में अंतर, एक में मैग्नीशियम ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और एक में सिलिकॉन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इट इज पुअर इन सिलिकॉन, इसके अंदर सिलिकॉन कम मात्रा में होता है। एसिडिक लावा इज लेस हॉट एंड इट इज द हॉटेस्ट वन। इसका तापमान काफी ज्यादा होता है बेसिक लावा का, बट एसिडिक लावा का टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम होता है। किसके कंपेयर में? बेसिक लावा के कंपेयर में। मतलब basic lava is the hottest one but the acidic lava is comparatively less hot than that of the basic lava. एग्जाम्पल इसका आ जाएगा डेक्कन का प्लेट्यू, कहां पर? जो महाराष्ट्र के अंदर हमारा बना हुआ है डेक्कन का प्लेट्यू, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक लावा। और एसिडिक लावा का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? माउंट पिली।
ठीक है, माउंट पीली, पीलियन जो इरप्शन होता है जिसके अंदर हाइट गेन करते जाता है, वो माउंट पीली हमारा इसके अंदर हो जाएगा। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ लावा। इसके बाद वोल्केनो बेस्ड ऑन इरप्शन, ठीक है। अब वोल्केनो बेस्ड ऑन इरप्शन नहीं, ये थोड़ा गलत लिखा गया यहां पर, इसको करेक्ट करेंगे हैं। हम बात करेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म की। वोल्केनिक लैंडफॉर्म की, ज्वालामुखी से किस किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते बेटा? तो ज्वालामुखी से बेसिकली दो टाइप के लैंडफॉर्म बनते, एक इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म और एक एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म वो लैंडफॉर्म होते हैं, देखो बेटा, जब ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकला, लावा ने निकलने की कोशिश करी, जब लावा बाहर की तरफ आने के लिए ट्राई, लावा एक्चुअल में लावा और मैग्मा कब बनता? अंदर आप जानते हो, मैग्मा इनसाइड द अर्थ, और जब मैग्मा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाए, मतलब तो बन जाएगा लावा, दैट इज ऑन द अर्थ। जब मैग्मा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो लावा बन जाएगा, ठीक है। तो लावा बाहर हमें देखने को मिलेगा। तो अर्थ के इंटीरियर में ही जब चीजें जमा हो जाती है, लावा जमा हो जाता है, उस वक्त क्या होता है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते? क्या होता है, कभी कभी माउंटेन जो होती है ना बेटा, माउंटेन इरोड हो जाती है किसी ज्वालामुखी, जैसे सपोज करना ये एक ज्वालामुखी है ना, अब इसके अंदर ही यहां पर सारे लैंडफॉर्म्स बन गए और ये ज्वालामुखी इरोड हो गई, तो हमको लैंडफॉर्म बाहर से दिखाई देते हैं कि वो सिल है, वो डाइक है, वो लेकोलिथ है, वो फेकोलिथ है, किस तरह के, ये हमको बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, जो कि धरती के इंटीरियर में बनते हैं। हम उनको देख सकते हैं भले ही बाद में, बट वो बनते अर्थ के इंटीरियर में है। दूसरा, वो वोल्केनो के अंदर बनते हैं, मतलब वो लैंडफॉर्म जो वोल्केनो के इनसाइड बनेगा या फिर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, धरती की क्रस्ट के इनसाइड बनेगा, और जो हमें कभी माइनिंग के तौर पर या फिर किसी और सोर्स से देखने को मिल जाए, उसे हम बोलेंगे इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। शुद्ध भाषा में बताऊं तो जो ज्वालामुखी के बाहर लावा निकलने से ना बने, ज्वालामुखी के अंदर ही लावा के जमा हो जाने से बन जाए, दैट इज इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। और जब लावा निकल के बाहर आ जाए और बाहर आकर के सॉलिडिफाई हो जाने से जो लैंडफॉर्म बने, दैट इज एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। तो दो तरह के लैंडफॉर्म होते हैं, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो कि अर्थ के इंटीरियर में बन जाए, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो कि अर्थ की क्रस्ट के ऊपर बन जाए, ठीक है। तो दो तरह के लैंडफॉर्म हमें बेसिकली दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला जाता है इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। किस किस प्रकार के इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म होते हैं? पहला होता लोपोलिथ। लोपोलिथ मतलब होता आपका बाउल शेप। बाउल कैसा होता है? इस तरह का बाउल होता है हमारा, ये ऐसा, तो इस तरह का जिसका शेप होता है, दैट इज दी लोपोलिथ, ये होता है बाउल शेप। अगला हो जाता है लेकोलिथ। लेकोलिथ मतलब डोम शेप्ड। एक हो जाएगा बाउल शेप्ड, एक हो जाएगा डोम शेप्ड, एक हो जाएगा फेकोलिथ मतलब वेवी शेप्ड। ये पूछा हुआ है। अब ये कैसे पूछा, देखो अब ना मैं आपको बताता हूं, पता नहीं क्यों एनडीए इतना टफ, इतने छोटे छोटे बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, बट पूछा कैसे गया? उसने पूछा, जब वोल्केनो का लावा इंटीरियर में ही डिपॉजिट हो, मतलब सॉलिडिफाई हो जाता है, तो एक प्रकार का लैंडफॉर्म बनता है, जिस लैंडफॉर्म के अंदर हमें एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन के फीचर देखने को मिलते हैं। तो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन कौन से चीजों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं? तो भाई मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी में बताया था कि माउंटेन जब दो प्लेट कोलाइड होती है तो उनके बीच के जो फोल्ड बनते हैं ना, कुछ इस टाइप के बनते हैं। जो हमें फोल्ड का ऊपरी भाग होता है, जो वेव होती है, वेव का ऊपरी भाग जिसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, उसे हम जियोमॉर्फोलॉजी में एंटीक्लाइन बोलते हैं। और जो नीचे बनता है इसे हम बोलते हैं सिनक्लाइन या जियोसिनक्लाइन। तो सिनक्लाइन निचला भाग और एंटीक्लाइन ऊपरी भाग। वेवी शेप जो होता है, जो इस तरह का होता है, तो इसमें ये तो आज का एंटीक्लाइन हो जाएगा और ये आपका जाएगा सिनक्लाइन। तो इस तरह की चीजें कौन से लैंडफॉर्म में देखने को मिलती है? तो हमें फेकोलिथ में देखने को मिलती है। ये हमारा आंसर यहां पर होता। अगला हो जाएगा सिल। सिल मतलब थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट। ये लो, दिस इज सिल की हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट हो जाएगा। डाइक, दिस इज थिक वर्टिकल डिपॉजिट। ये आपका वर्टिकल डिपॉजिट जो होगा ये डाइक हो जाएगा। बेथोलिथ क्या हो जाएगा? लार्ज डोम। जो लार्ज डोम होगा आपका, उस लार्ज डोम को हम क्या बोलेंगे? बेथोलिथ।
लार्ज डोम को क्या बोलेंगे? बेथोलिथ। ये हो गया आपका बेथोलिथ हो गया। फिर वर्टिकल जो हुआ उसको हमने क्या बोल दिया? डाइक। हॉरिजॉन्टल जो हुआ वो हो जाएगा आपका सिल। फेकोलिथ वेवी शेप्ड हो जाएगा। लेकोलिथ डोम शेप्ड हो जाएगा। अब लार्ज डोम और डोम शेप्ड कंफ्यूज नहीं होने का। प्लूटोन क्या होता है? इंटीरियर में जो रॉक सॉलिडिफाई हो जाती है उसे प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं जब वो इंटीरियर में ही सॉलिडिफाई हो जाती है। इस प्रकार से हमारे लैंडफॉर्म्स हमें इंट्रूसिव वोल्केनो के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला आ जाएगा बेटा एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। तो एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म के अंदर मिलेगा सिंडर ऐश कोन। कभी कभी हमें ऐश कोन देखने को मिलता है, मतलब वो कोन जो धूल और राख से बने। जब ज्वालामुखी के अंदर से चीजें निकलती है और ऐश, कोर एस, डस्ट जैसी चीजें निकलती है तो हमें लो हाइटेड कोन देखने को मिलते हैं जो कुछ इस प्रकार से राख के हमें दिखाई देते हैं। राख मिट्टी के। ठीक है, तो ये सिंडर ऐश कोन हो गया। फिर इसके बाद आ जाएगा कॉम्पोजिट कोन। कॉम्पोजिट कोन्स आर द हाईएस्ट कोन। ये जो कोन होते हैं ये हाईएस्ट कोन होते हैं। ज्वालामुखी का लावा सोलिडिफाई होता जाता है और इसकी हाइट बढ़ती जाती है। तो कॉम्पोजिट कोन जो होते हैं हाईएस्ट कोन होते हैं और अलग अलग लेयर्स में इनका अरेंजमेंट होता है। इनका अरेंजमेंट जो होता है वो अलग अलग लेयर्स के अंदर देखने को मिलता है। अगला जाता पैरासाइटिक कोन। पैरासाइटिक कोन क्या होता है कि वोल्केनो है हमारा, उस वोल्केनो के ऊपर एक और कोन बन गया। ये ज्वालामुखी है हमारी, इस ज्वालामुखी के ऊपर हमारा एक और कोन बन गया। मतलब जो मेन वेंट था उस वेंट से एक और ब्रांच निकल गई और एक अलग कोन बन गया। दैट इज टर्म्ड एज पैरासाइटिक कोन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो ऑन द अर्थ सरफेस। तो बेटा वो तीन जगह की ब्राइटनेस कम करते हैं। वो तीन जगह जहां पर भूकंप आए थे उन्हीं तीन जगह पर हमें ज्वालामुखी भी देखने को मिलती है। मतलब पहला तो यही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हो गया। दूसरा आपका मिड अटलांटिक रिज और तीसरा आपका ये वाला हिस्सा दैट इज मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये तीन चीजें हो जाएगी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मिड अटलांटिक रिज और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये तीनों हमें देखने को मिलेंगे। अगला आ जाएगा सुनामी सबसे आखिरी में। तो सुनामी, पहली चीज तो सुनामी को हमने जियोमॉर्फोलॉजी में क्यों रखा? सुनामी जो थी उसको हमने जियोमॉर्फोलॉजी में क्यों रखा? सुनामी को हमने ओशनोग्राफी में क्यों नहीं रखा? बिकॉज सुनामी जिस चीज से प्राइमरीली जनरेट होती है वो होता भूकंप। वो भूकंप अर्थ की प्रोसेस होती है। तो अर्थ की प्रोसेस से भूकंप जनरेट हुआ और उस भूकंप से सुनामी आई, इसलिए हमने सुनामी को जियोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर रखा है। ठीक है, तो सुनामी इज ए जैपनीज वर्ड, एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। वो वेव जो कि किनारे की तरफ चले, है ना, उसे बोला जाता हार्बर वेव। इट इज सीरीज ऑफ ट्रेवलिंग ओशन वेव विच एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ। ये सीरीज होती है ओशनिक वेव की जो कि एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ की होती है, बहुत ज्यादा बड़ी वेवलेंथ की होती है। ठीक है, वेव विच एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग वेवलेंथ जानते हो आप? ये सा कि वेव के दो ट्रफ और दो क्रेस्ट के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, तो इट इज ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, जनरेटेड बाय डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड प्राइमरली विद अर्थक्वेक, ओकर बिलो और नियर द ओशन फ्लोर। समुद्र के तट के पास इसका जन्म होता है। इसके जन्म होने का कारण मैंने आपको बताया कि जैसे ओशन फ्लोर शेक करेगा, है ना, अर्थक्वेक के कारण, तो पानी किनारे की तरफ से बीच में आ जाएगा ऐसे और बीच में बना लेगा बल्ज। कैसे? ऐसे। ये है हमारा ओशन फ्लोर, ये इसमें भरा है आपका पानी। ठीक, अब यहां पर अर्थक्वेक आया, तो जैसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक आया, ओशन की शेकिंग हुई, तो ये जो वेव है ये यहां पर बना लेगी एक बल्ज। ये जो ओशन का वाटर है यहां पर बना लेगा बल्ज। अब देखो, पहले तो सीधा था,
अब जैसे यहां पर बीच में बल्ब बना है तो किनारे की तरफ से पानी पास आएगा, तो किनारे की तरफ से पानी पीछे की तरफ रिट्रीट करेगा। ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है सुनामी के आने का। मतलब पहले समुद्र का पानी यहां तक था, पर जैसे सुनामी आई तो पहले तो पानी पीछे गया। जब पानी पीछे गया तो ये इंडिकेशन होता है कि समुद्र के अंदर सुनामी आने वाली है और हमें जल्दी से इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये एकदम से ग्रेविटी के उसमें प्रेजेंस में नीचे आएगा, तो जैसे ही नीचे आएगा तेजी से बड़ी सी लहर आएगी आपके शोर की तरफ, किनारे की तरफ, और फिर उससे नुकसान होंगे। तो ये हमारा सुनामी का पार्ट हुआ। तो बेटा अब मैंने क्या, जियोमॉर्फोलॉजी आपकी पूरी कंप्लीट करा दी, ठीक है। सारे टॉपिक्स हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी के इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको थ्योरी कई बार बता दी क्लाइमेटोलॉजी की, आज हम उसके क्वेश्चंस जानेंगे, और मैं आगे जब मैराथन आएगी तब क्लाइमेटोलॉजी की थ्योरी भी आपको कराऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अ लार्ज मास ऑफ एयर having fairly uniform temperature and humidity is called as large mass of air। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पेन अच्छा सिलेक्ट करते हैं, मस्त, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर है ना, अगर एयर लंबे वक्त तक है, सपोज करो दिस इज अ रूम, इस रूम का बड़ा सा रूम है ये, इस रूम के अंदर एसी चल रही है, तो क्या होता है कि यहां के पार्टिकल्स पूरे ठंडे हो जाएंगे, मतलब एयर हो गई एकदम कोल्ड। क्यों? क्योंकि लंबे वक्त तक वो इसी रूम के अंदर थी और उसने एक प्रोसेस देखी, दैट इज एयर कंडीशनर की। रूम नंबर 2 जहां पर कि एक हीटर चल रहा है और लंबे वक्त तक एयर वहां पर है, तो क्या होता है जब किसी पर्टिकुलर एरिया में, जब किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एयर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहे और उस एरिया की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले, जैसे कि वहां का तापमान, जैसे कि वहां का ह्यूमिडिटी, इन चीजों को जब वो एक्वायर कर ले तो उसे हम बोलते हैं एयर मास। इसे हम क्या बोलते हैं? एयर मास। क्यों? लार्ज मास होता है एयर का और पूरे उस एरिया की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, तो इसे हम बोलते हैं एयर मास। हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कोई डाउट है? अगला ये देखो इस प्रकार से, जैसे वार्म मॉइस्ट एयर एक तरफ है, कोल्ड ड्राइस्ट एयर एक तरफ से, अब ये दोनों एयर मास बन चुके हैं, ठीक है। और ये कूल एयर, हर एयर की एक प्रॉपर्टी है, उसका तापमान उसकी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगा, ठीक है। उसके अंदर प्रेजेंस एयर, उसके अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर उसकी वो डिटरमाइन करेगा क्वालिटी, ठीक है। और सारी चीजें यूनिफॉर्म होगी, मतलब मॉइस्चर इस हवा का सेम होगा, टेम्परेचर इस हवा का सेम होगा, तब जाकर के मॉइस्ट एयर बनेगी, वार्म एंड मॉइस्ट। इसका तापमान एकदम ठंडा होगा, ठीक, तब जाकर के कूल एयर बनेगी। इस तरह से काम करती है बेटा, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, पानी पी लेता हूं, ठीक। द डेजर्ट इज अ ड्राई प्लेस वेयर देयर इज, डेजर्ट जो होता है, पहली चीज तो इट इज अ ड्राई प्लेस। ड्राई प्लेस मतलब सूखी जगह होती है ना, ठीक है। अ ग्रेट वेरिएशन इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, टेम्परेचर नाइट, ग्रेट रेन और या फिर अ क्लाउड कवर। तो डेजर्ट के अंदर हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती? ये वाली, अ ग्रेट वेरिएशन इन डे एंड नाइट टेम्परेचर जस्ट बिकॉज ऑफ एल्बिडो, जस्ट बिकॉज ऑफ एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सनलाइट अगर किसी सरफेस के ऊपर गिर रही है, यह है एक धरती की सतह और यह है सूरज, तो सूरज की लाइट इस सरफेस के ऊपर जितनी गिर रही है, इसका कितना परसेंट में अगेन रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा हूं, इसका कितना परसेंट में रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा हूं, वो एल्बिडो कहलाता है। सो द अमाउंट ऑफ सनलाइट किसी सरफेस पर गिरना और उसका कितना परसेंट मैंने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, दैट इज द एल्बिडो, ठीक है। वो परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो रेत होती है डेजर्ट के अंदर, वो रेत का एल्बिडो होता है लगभग 30%, तो जितनी भी उसके ऊपर रोशनी गिरती है वो उसका 30% फटाक से रिफ्लेक्ट कर देती है। आइस जो होता बर्फ, उसका एल्बिडो होता 90% रिफ्लेक्ट कर देता, ठीक है। और जैसे ब्लैक सोइल है, ब्लैक सोइल 90% एब्जॉर्ब कर लेती, सिर्फ 10 से 6% के बीच में रिफ्लेक्ट करती, तो उसका एल्बिडो 10 से 6 के बीच में आया। तो इस तरह से ये डेजर्ट क्या होता, जितनी एनर्जी एक्वायर करता उतनी एनर्जी निकाल भी देता, और जब एनर्जी ये
रीइमिट कर देता है, तो दिन में तो रेत पूरी गर्म हो जाती और रात में पूरी एनर्जी को इमिट आउट करने के कारण, रिफ्लेक्ट बैक करने के कारण, जल्दी ठंडा होने के कारण ये पूरा इलाका ठंडा हो जाता है। तो मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं, नॉट ए प्रॉपर डिजिट, बट अगर दिन का तापमान आपका डेजर्ट का 46 डिग्री रहेगा, दिन का तापमान अगर आपका डेजर्ट का 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तो वही रात का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। मतलब कितना वेरिएशन है डे एंड नाइट में 40 डिग्री का। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन पावर, जो उसने रिफ्लेक्ट किया उस वजह से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिस्ट्रल इज एक्सपीरियंस्ड इन, मिस्ट्रल क्या है? मिस्ट्रल इज अ लोकल विंड। लोकल विंड वो भी किस प्रकार की? कोल्ड। लोकल विंड क्या होती? समझ लो, टॉपिक समझना। लोकल विंड क्या होती? किसी भी पर्टिकुलर एरिया की लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण जो हवा चलती है उन्हें लोकल विंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो लोकल विंड्स के अंदर हो गया हमारे पास मिस्ट्रल यानी लू। ठीक है, कहां चलती है? सदर्न फ्रांस में, लोकल एरिया के अंदर चलेगी। ठीक है, विंड 3 प्रकार की होती है बेटा, ध्यान से सुनना, यहां पर लिख देता हूं, टॉपिक भी आपको एक्सप्लेन ने बोला ना। विंड्स क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला प्राइमरी, प्लानेटरी, परमानेंट, ठीक। दूसरी आपकी हो जाएगी वो, तीसरी क्या हो जाएगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ, तीसरी विंड को क्या कहेंगे हम? लोकल विंड्स। तो ये 3 प्रकार की विंड होती। प्राइमरी विंड कौन सी विंड होती है बेटा? प्राइमरी विंड वो विंड होती है जिसके अंदर आपको ट्रॉपिकल, ईस्टर्ली, सब ट्रॉपिकल, वेस्टर्ली एंड पोलार ईस्टर्ली, ये 3 जो होती है, जो परमानेंट विंड होती है, जो ग्लोब में हमेशा चलती रहती है। सीजनल विंड्स के अंदर वो विंड्स होती है जो सीजन टू सीजन चलती है। फॉर एग्जांपल मॉनसून सीजन में आता है, एक पर्टिकुलर सीजन है, रेनी सीजन। मंथ अगर बात करें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, मॉनसून विंड, मॉनसून के बाद अगली क्या हो जाएगा? मॉनसून विंड, अगला हो जाएगा साइक्लोन। ये भी या तो मॉनसून के पहले या मॉनसून के बाद, प्री मॉनसून या फिर पोस्ट मॉनसून। लोकल विंड्स क्या हो जाती? जो लोकल एरिया की कंडीशन के कारण चले, जैसे कि लू, जैसे कि फोहेन, जैसे कि यामो। इसी के अंदर हमारी लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस भी आ जाएगी। ठीक है, जो डे और नाइट में अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो मिस्ट्रल जो थी वो किस प्रकार की विंड है? ये एक लोकल विंड है, यानी जो तीसरे सर्कुलेशन के अंदर आती। इसको प्राइमरी सर्कुलेशन भी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी और इसको टर्सरी सर्कुलेशन। तो तीसरे सर्कुलेशन के अंदर आती है। कहां चलती है? ये फ्रांस में चलती है बेटा, आपने फ्रांस में चलती है, गल्फ ऑफ लायन की ओर। ये इसे कहां चलती? गल्फ ऑफ लायन की ओर चलती है। कहां पर? फ्रांस में। ठीक, अ कोल्ड विंड। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखना है, साइक्लोन से रिलेटेड है। पहला, द अप्रोच ऑफ साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइज इन बैरोमेट्रिक रीडिंग। बैरोमेट्रिक रीडिंग, जब साइक्लोन आता है तो बैरोमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है। बैरोमीटर होता क्या है? बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के प्रेशर को नापता है। रीडिंग का बढ़ना मतलब हाई प्रेशर होना, रीडिंग बढ़ना मतलब हाई प्रेशर, रीडिंग का घटना मतलब लो प्रेशर। तो जब बैरोमीटर आता है तो क्या बैरोमेट्रिक रीडिंग बढ़ जाती है क्या साइक्लोन के आने से? तो एकदम गलत, एकदम गलत। जब साइक्लोन आता है तो साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर एरिया। साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लो प्रेशर एरिया, ना कि हाई प्रेशर एरिया। तो अगर लो प्रेशर एरिया से साइक्लोन कैरेक्टराइज्ड हुआ है,
साइक्लोन लो प्रेशर एरिया से कैरेक्टराइज्ड हुआ है तो हाई प्रेशर यानी रीडिंग का बढ़ना एकदम गलत। द साइक्लोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन द साइक्लोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड सर्कुलेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल सही। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब साइक्लोन आता है तो विंड उसको भरने के लिए जब जाती है और कोरियोलिस सारी विंड्स को अपने ओरिजिनल पाथ के राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था विंड का लो प्रेशर बनने के कारण, और कोरियोलिस ने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया इस तरफ। कोरियोलिस किस तरफ डिफ्लेक्ट कर देता? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट हैंड साइड। तो जब राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर देगा तो विंड ने कैसा सर्कल बनाया? ये ऐसा। घड़ी कैसे घूमती? ऐसे। विंड कैसे घूम रही? उल्टी। तो यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब साइक्लोन आता है तो वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। इट मींस बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी यानी ओनली 2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक, ये देखिए लो प्रेशर सेंटर्ड एरिया होता है, बाहर जाते वक्त प्रेशर बढ़ता, बट सेंटर जो होता लोएस्ट प्रेशर एरिया होता है। अगला, बिकॉज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर क्लाउड डू नॉट प्रेसिपिटेट इन डेजर्ट। एनडीए 2009 पेपर 1 का क्वेश्चन है कि क्या कारण होता है, कौन सा ऐसा फैक्टर होता है कि डेजर्ट के अंदर कभी भी बादल नहीं बरसते। तो इसका कारण लो प्रेशर, लो ह्यूमिडिटी, हाई विंड वेलोसिटी, हाई टेम्परेचर नहीं, लो ह्यूमिडिटी। डेजर्ट उमस मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इनटू द एयर इज टर्म्ड एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी फर्दर आसमान में ऊपर जाकर के कंडेंस होकर के बादल बनाती है। अब बादल बनने के बाद बारिश होती है। तो डेजर्ट क्यों है? व्हाई डेजर्ट इज डेजर्ट? क्योंकि वहां पर ह्यूमिड एयर है ही नहीं, वहां पर इवापोरेशन एक्सीड द प्रेसिपिटेशन, वहां पर बारिश होती नहीं। इवापोरेशन अगर हल्का फुल्का होता है तो वो भी खत्म हो जाता है। मतलब यहां पर सोर्स ऑफ वाटर कम है, सोर्स ऑफ वाटर कम है तो ह्यूमिडिटी कम होगी, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो बादल कम बनेंगे और कम बरसेंगे। तो लो ह्यूमिडिटी इसका मेन फैक्टर होगा। अगला, मिड लेटीट्यूड साइक्लोन। मिड लेटीट्यूड साइक्लोन को हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। मिड लेटीट्यूड साइक्लोन्स आर टर्म्ड एज टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन की कंडीशन बताइए कौन कौन सी? पहला, यूजुअली मूव्स अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिका ईस्ट टू वेस्ट, एकदम गलत, बिकॉज टेम्परेट साइक्लोन ऑलवेज मूव्स वेस्ट टू ईस्ट। दूसरा, आर जनरली फॉर्म्ड ओवर द ओशन, गलत, कैन बी फॉर्म्ड ओवर द ओशन और लैंड, क्योंकि एयर मास से बनते अलग अलग। जनरली ब्रिंग क्लियर स्काई एंड लिटिल प्रेसिपिटेशन, ऐसा नहीं है। ये अपने साथ साथ बादल भी लाते हैं और बारिश भी टोरेंशियल करवाते हैं, है ना, और लंबे वक्त तक कराते हैं। आर फॉर्म्ड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, उस रीजन में बनते हैं जहां पर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, यानी कॉन्ट्रास्ट हो गया। ठीक है, तो जहां टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है वहां पर हमें यह साइक्लोन देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट एकदम सही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की वजह से ही हमें यहां पर क्या देखने को मिलते? फ्रंट देखने को मिलते। क्या देखने को मिलते बेटा? फ्रंट्स दिखाई देते हैं। देयरफॉर डी हमारा परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड इन परसेंटेज। हवा की ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में मेजर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखो, ह्यूमिडिटी 3 प्रकार की होती है। पहली चीज तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, यहां पर लिख देता हूं, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। बेटा बहुत बढ़िया चीज तरीके से हम समझ रहे हैं इन चीजों को, ट्राई करने की कोशिश करना। और अगर एक और बात बता देता हूं आपको, चलो एक डाउट आपका यहीं क्लियर कर देता हूं। अगर आपको लगे कि सर हमको थोड़ा थ्योरी भी जानना था इसका, तो जो पुरानी शक्ति थी, शक्ति 2.0, उसके लेक्चर देख लेना, वहां पर पूरी थ्योरी मैंने बताई है ना। हमारा वक्त जाया ना हो, हमारी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये करवाया बेटा। ठीक है, ये एक तरह का वैसे भी रिवीजन है, एक तरह की प्रैक्टिस है जो कि आपको हेल्प कर देगी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज टर्म्ड एज ह्यूमिडिटी। हवा के अंदर कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज टर्म्ड एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कितने टाइप की होती है? ह्यूमिडिटी बेसिकली हमें कितने टाइप की देखने को मिलेगी? तो ह्यूमिडिटी हमें 3 तरह की देखने को मिलेगी।
ह्यूमिडिटी हमें बेसिकली 3 तरह की देखने को मिलेगी। एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक ह्यूमिडिटी और एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये 3 तरह की ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, इसको हम वॉल्यूम में नापते, मतलब ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, ग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसके अंदर नापते हैं हम इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को, मतलब इसको वॉल्यूम में नापा जाता, इसको मास में नापा जाता और इसको परसेंटेज में। सबसे ज्यादा जो ह्यूमिडिटी होती है हमारे पास जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, सबसे ज्यादा हमें कौन सी ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है? तो सबसे ज्यादा जब हम रेनफॉल और सब देखते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमें जरूरत लगती है दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है बेटा कि हमें ना, एक मिनट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है ना, फोन आ गया था बेटा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के को हम यूज करते हैं कब? आप लोगों ने मोबाइल जो होता है आपके पास, कभी वेदर देखा है? जब हम मोबाइल के अंदर वेदर देखते हैं तो हम एक पॉइंट नोटिस करते हैं। क्या पॉइंट नोटिस करते हैं? कि हमको मोबाइल के अंदर बताते हैं ह्यूमिडिटी 90%, ह्यूमिडिटी 80%, ह्यूमिडिटी 60%, दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो परसेंट में बताते हैं कि हवा के अंदर कितने अमाउंट में वाटर वेपर होल्ड है परसेंट वाइज, दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये जो होता जाएगा हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा ग्राम पर किलोग्राम, और ये हो जाएगा परसेंटेज। ये 3 तरह की ह्यूमिडिटी हमारे काम की होगी जिनको हमें जानना है एक एक करके, ठीक है, ओके। अगला ये देखिए परसेंट वाइज, मैंने बताया ना आपको कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी अगर तापमान कम होगा, ठीक है। जब तापमान 10 डिग्री था तो हवा के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% थी। जब तापमान बढ़ गया 20 डिग्री हो गया तो हवा के हवा तो अभी भी उतनी है, मतलब पानी तो जितना पानी यहां था, वाटर वेपर देखो यहां 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 तीनों जगह सेम है, बट तापमान 10, 20 और 30 डिग्री बढ़ाने की वजह से ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। मतलब सपोज करो आई एम इन द रूम, मैं इस रूम के अंदर हूं, अब इस रूम के अंदर आप देखोगे तो आपको दिखेगा हाँ भाई ये रूम है और इसके अंदर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, दीवार तोड़ दी और एक होल बना दिया, अब आपको दिखेगा यार इतने बड़े होल के अंदर एक आदमी, फिर आपने क्या होल को भी तोड़ दिया, फिर देखा इतने बड़े फ्लोर के अंदर एक आदमी, मतलब यहां पर वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज इटसेल्फ सेम, यहां यहां और यहां तीनों ही जगह वाटर वेपर का अमाउंट प्रॉपरली सेम है, प्रॉपरली सेम है, बट वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही है। तो मतलब जब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें कम अपीयर होती हुई दिखाई देती है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। धरती के ऊपर हवाएं चलती है, एक जगह से दूसरी जगह पवन चलती, क्यों चलती है पवन ना तुम जानो ना हम, चले जैसे हवाएं सनन सनन, हवाएं ले जाए जाने जहां कहां हवाएं। तो हवाएं चलती है, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो विंड को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो विंड के डायरेक्शन को इंपैक्ट नहीं करता? देखो बेटा यहां पर ना नोट देखना बहुत जरूरी, अगर आपने नोट नहीं देखा जो लिखा हुआ है तो आप कुछ भी टिक कर दोगे, यहां पे देरी नहीं करोगे, है ना। और एक जरा सा डॉट जो हमारा गोला होता भरने का ऐसा, उसके अंदर जरा सा आपने ऐसा स्क्रैच किया, खेल खत्म आपका वहीं। तो पहले आराम से देखो, परीक्षा है, परीक्षा उसको भी पता है कि सही आंसर आपको पता है ना। हमको पता है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमको पता है आतंकवादी हमारे दुश्मन है, बट हमें उन्हें मारने के लिए एक सही अप्रोच अपनानी पड़ेगी। हमको यह पता है कि पाकिस्तान हमारे साइड में है और हमारा दुश्मन है, हम जाकर उस पर कूद नहीं सकते, हमारे एक तरीके होंगे, हमारे सिद्धांत होंगे। उसी प्रकार से हमको ऐसा पता चल गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, गलती से पट टिक कर दिया प्रेशर ग्रेडियंट, नहीं, वहां पर नोट भी लिखा है। पूरी चीजों को जानने के बाद ही आप सोल्जर बनो तो ज्यादा अच्छा है,
ठीक है, तो इसीलिए आपको इस तरह की चीजों पर ध्यान देना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग ही बदल जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर में अंतर, तो किसी जगह प्रेशर में अंतर बोला जाता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर। अगर किसी जगह पर हाई प्रेशर है आपका 1100 मिलीबार है ना, वैसे इतना होता नहीं है, 1040 मिलीबार किसी जगह पर हाई प्रेशर है, वो किसी जगह पर हाई प्रेशर है 990 मिलीबार। तो इस 1040, अब ये क्या हो गया, सपोज करो इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपका, वो साइकिल का वो ट्यूब होता है ना जिसके अंदर हम काड़ी करते, तो जो साइकिल का ट्यूब होता है उसके अंदर प्रेशर होता 1040 और बाहर एटमॉस्फेयर में होता 990। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, तो ये तो अफेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ विंड को। अगर किसी जगह प्रेशर ग्रेडियंट में अंतर होगा तो ये डायरेक्शन में चेंज आएगा। फ्रिक्शन, जब हवा चलती है और उसको सामने पेड़ पौधे मिल गए, उसको पहाड़ मिल गया, उसको खाई मिल गई, तो उसको फ्रिक्शन की वजह से वो अपने डायरेक्शन के अंदर बदलाव लेकर के आ जाएगी। कोरियोलिस फोर्स, विंड को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, गोलार्ध मतलब उत्तरी जो गोलार्ध है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसके अंदर वो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर देगा, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर उसको लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये भी मैटर करता है। बट अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है वो मैग्नेटिज्म इसके ऊपर कोई सा भी रोल प्ले नहीं करता है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म जो होता है इस विंड के ऊपर या फिर विंड्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रोल प्ले नहीं करता है। सो सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या होता है, अर्थ का जो आउटर कोर है जहां पर हमारा आयरन और निकल मौजूद होता है, तो आयरन और निकल जो अर्थ के आउटर कोर के अंदर मौजूद होते बेटा, जब धरती घूमती है तेज स्पीड में, तो तेज घूमने के कारण ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर के भी काफी ऊपर तक होती है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी विंड्स को किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करती उसके पाथ में। अगला, द साइक्लोनिक स्टॉर्म ओकरिंग ओवर द कैरेबियन सी इज नोन एज, वो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो कैरेबियन सी के अंदर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन साइक्लोनिक स्टॉर्म्स को हम हरिकेन्स बोलते हैं। क्या होता बेटा कि हर जगह जो साइक्लोन्स थे, सारे साइक्लोन्स को हम एक ही नाम दे दे, क्या नाम दे दे, साइक्लोन। तो साइक्लोन से हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा कहां पर आया, तो इसलिए हमने क्या किया था, अलग अलग जगह के साइक्लोन्स को अलग अलग नाम दे दिए थे। जैसे जो साइक्लोन्स चाइना में आते थे, या फिर जिसको बोल सकते जो साइक्लोन्स साउथ चाइना सी के अंदर आते हैं, उन्हें हम टाइफून्स बोलते हैं। जो हमें वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे उन्हें हम विली विलीज बोलते हैं। इन्हें हम बोलते हैं जो हमें एक्चुअल में नॉर्थ अटलांटिक में देखने को मिलते हैं, और साइक्लोन्स हमें इंडियन ओशन, के अंदर देखने को मिलते हैं। तो टाइफून्स साउथ चाइना सी, विली विली वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन्स नॉर्थ अटलांटिक, और साइक्लोन इंडियन ओशन, यहां पर ये हमें सब देखने को मिलते हैं। देयरफॉर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, देखो यहां पर मैंने आपको बता दिया ये है कैरेबियन सी। इस कैरेबियन सी के अंदर जितने भी साइक्लोन्स हमें दिखाई देते हैं, ये वाले जो हर तरफ से आ रहे हैं, इन साइक्लोन्स को हम बोलते हैं हरिकेन्स। क्या बोलेंगे इन्हें हम, हरिकेन्स। हरिकेन्स बेसिकली कहां देखने को मिलते हैं, तो ये तो हमें पता चल गया, बट अलग अलग जगह के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम अलग अलग नाम भी देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके आगे बढ़ते, एन ओएसिस इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर हमें जो ओएसिस मिलता है वो ओएसिस क्या होता है और किस टाइप का होता है, तो डेजर्ट के अंदर हमें जो ओएसिस मिलता है, इट इज अ काइंड ऑफ ग्रीन आइलैंड। क्या होता है, देखो बेटा कि डेजर्ट के अंदर कभी कभी हमें पानी देखने को मिलता है। ये पूरा डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट है। इस डेजर्ट के अंदर हमें हल्का वाटर देखने को मिल गया। अब इस वाटर के अराउंड क्या होता है, ग्रीनरी हो जाती है। तो ये जो ग्रीन आइलैंड टाइप हमको दिखाई देते हैं डेजर्ट के अंदर, इन्हें हम बोलते हैं ओएसिस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओएसिस। ठीक है, याद रखना किस तरह के दिखाई देंगे, इस तरह के। देखो आप कितना प्यारा शेप है,
है ना, एकदम दिल की तरह। इसमें आप तीर भी चला सकते हो, इधर से, इधर आपका नाम, उधर सामने वाले का नाम, इसे तीर भी चला सकते हो आप। तो ओएसिस हमें देखने को मिलते हैं डेजर्ट के अंदर। देखो हर तरफ से रेत है, हर तरफ से रेत है, बीच में एक प्रकार का ग्रीन आइलैंड हमें दिखाई दे रहा। चलिए अगला, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग टू द लिक्विड और सॉलिड स्टेट। एक ऐसी प्रोसेस जिसके तहत वाटर वेपर जो होती है आपकी, वाटर वेपर कौन से स्टेट में होती है? वाटर वेपर इज इन द गैसियस स्टेट। वाटर वेपर कौन से स्टेट में होती है? इट इज इन दी गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में जो वाटर वेपर होती है एक्चुअल में गैस होती है, प्रॉपर सही बताया जाए तो ये जो गैस होती है वाटर वेपर, ये जब सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो, इसे हम क्या बोलेंगे? तो जब वाटर वेपर हमारी सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट हो, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का एग्जांपल है ड्यू, जिसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो रही, और कंडेंसेशन का एग्जांपल है फ्रोस्ट, जिसमें सॉलिड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन हो जाएगा। ये देखिए बेटा, यहां पर ये ओस की बूंदे, ये लिक्विड स्टेट में हो रही, तो ये हो जाएगा आपका ड्यू। क्या हो गया? ड्यू। और ये वाला कौन सा स्टेट हो गया? जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही, यानी क्लाउड। ठीक, ओके सर, मूविंग अहेड। क्लाउड्स आर रिजल्ट ऑफ, क्लाउड किस चीज का रिजल्ट होते हैं? क्लाउड्स आर रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन, क्लाउड्स आर रिजल्ट ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, प्रेसिपिटेशन या कंडेंसेशन। यूपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। क्लाउड्स आर रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। संघनन का रिजल्ट होते हैं बादल। किसका? संघनन का। अब क्लाउड्स किस चीज का रिजल्ट होते हैं? क्लाउड्स आर द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का यह एक हिस्सा होता है। इवापोरेशन में क्या होता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती? कि समुद्र हमें धरती के 1 किलोमीटर आसमान में जाने पर, या फिर धरती में आसमान में ऊपर की तरफ जाने पर तापमान जिस रफ्तार के साथ घटता है, वो नॉर्मल लैप्स रेट हो जाती है। प्रेसिपिटेशन क्या हो जाता है? आसमान से बादलों से बारिश का बरसना, वो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो यहां पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एयर प्रेशर इज लोवेस्ट इन। एयर प्रेशर कहां पर लोवेस्ट होता है? कौन से सीजन में होता है? तो देखो बेटा, या एक बात मैं बताता हूं, हाई टेम्परेचर यानी लो प्रेशर, लो टेम्परेचर यानी हाई प्रेशर। तो कंडीशन देखो आप, हाई टेम्परेचर कब रहेगा? जब लो प्रेशर रहेगा। हमसे क्या पूछा गया? एयर प्रेशर इज लोवेस्ट, हवा का तापमान कम कब होता है? विंटर में। विंटर में तापमान कैसा होता है? ठंडा एकदम, तापमान कम होता है यानी प्रेशर हाई होगा। स्प्रिंग्स में वही विंटर की कंडीशन, ऑटम में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, और समर में हाई टेम्परेचर। समर मतलब एकदम ड्राई सीजन, एकदम हाई टेम्परेचर। और अगर किसी जगह पर टेम्परेचर हाई है तो वहां का प्रेशर लो हो जाएगा। अगर किसी जगह पर टेम्परेचर हाई है तो वहां का प्रेशर लो हो जाएगा, और लोएस्ट एयर प्रेशर हम समर में रिकॉर्ड करेंगे। अगला पॉइंट, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोरा बोरियोलिस। ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरास होते क्या है? इस प्रोसेस को समझते बेटा। ऑरोरास जो होते हैं ये हमें आसमान के अंदर एक प्रकार का ब्यूटीफुल लाइट्स दिखाई देती है ना। आसमान के अंदर हमें रंग बिरंगी लाइट्स दिखाई देती, वो क्यों होती है? देखो क्या होता है बेटा, ये है सन। तो सन से जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी के अंदर कुछ होते हैं सोलर स्टॉर्म्स, जो कि हमारी अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। बट हमारी अर्थ के अंदर मौजूद होती है
उसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इन सोलार स्टॉर्म्स को यहां और यहां तोड़ देती है। तो जब इन सोलार स्टॉर्म्स को आसमान में तोड़ देती है तो ये सोलार स्टॉर्म्स धरती तक नहीं जा पाते और हमें आसमान में ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट कलर दिखाई देता है। तो वो जो कलर होता है, ब्यूटीफुल लाइट्स होती, उन्हें हम बोलते हैं ऑरोरास। अब ऑरोरास दो प्रकार के होते हैं। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखता है उसे हम बोलते हैं ऑरोरास बोरियोलिस, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में दिखते हैं ऑरोरास बोरियोलिस, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में दिखते हैं ऑरोरास ऑस्ट्रेलिस। ठीक, अब ये हमें हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर के अंदर देखने को मिलते हैं? तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो थर्मोस्फीयर होती है ना, ट्रोपोस्फियर सबसे पास होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर और फिर थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, किसके अंदर आते हैं? थर्मोस्फियर के अंदर। चौथी लेयर जिसके अंदर आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर आते हैं। तो इस थर्मोस्फियर के अंदर हमें ये ऑरोरास देखने को मिलते हैं। देयरफॉर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, which one of the following wind is different from the another three? हमारे पास यहां पर 4 विंड्स हैं। इन 4 में से ऐसी कौन सी विंड है जो बाकी की 3 से अलग है? तो खामसिन, पोहेन एंड सिरोको, दिस all the 3 are hot and hot wind, but the Mistral is a cold wind. मिस्टल विंड जो है, मिस्टल इज अ कोल्ड विंड, तो ये मिस्टल कोल्ड लोकल विंड हो जाएगी। देयरफॉर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अ हॉट लोकल विंड ब्लोइंग इन सहारा डेजर्ट इज नोन एज, एक ऐसी हॉट लोकल विंड जो सहारा डेजर्ट के अंदर बहती है उसे हम क्या कहते हैं? तो अ हॉट लोकल विंड विच ब्लोइंग इन सहारा डेजर्ट इज नोन एज हर्मटन। इसे हम क्या कहते हैं? हर्मटन कहते हैं, या फिर इसे हम डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। हर्मटन और डॉक्टर विंड, ये आपकी हो गई जो हॉट विंड होती है। समझ में आया? 16 तक क्लियर हुआ? चलो बेटा, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डैमेज ऑफ हरिकेन्स? हरिकेन्स जब आते हैं, हरिकेन्स यानी कहां पर आते हैं हरिकेन्स? हरिकेन्स अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हरिकेन्स कहां देखने को मिलते हैं? कैरेबियन सी के पास। तो जहां पर हरिकेन्स आते हैं उन्हें हम कौन सी स्केल से मेजर करते हैं? तो साफिर सिम्पसन, ये जो स्केल होती है, हरिकेन से कितना डैमेज हुआ उस डैमेज को ये स्केल बताती। याद रखना, साफिर सिम्पसन स्केल। कौन सा? साफिर एंड सिम्पसन स्केल। अगला, विच वन अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? कौन सी ऐसी रेडिएशन होती है जिसकी वेवलेंथ एकदम स्मॉलेस्ट होती है? तो कैसे होता है, पहले तो हम इसको जानते हैं। ये होती है वेवलेंथ। इसमें 2 वेव्स की दूरी एकदम कम होती है, यानी शॉर्ट वेवलेंथ, फिर वेवलेंथ बढ़ी, फिर वेवलेंथ और बढ़ी, और फिर वेवलेंथ और बढ़ती गई। ठीक है, तो वेवलेंथ जो होता है वक्त वक्त के साथ इंक्रीज होती जाती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है एक्सरेज की। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? एक्सरेज की। एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है ना, वो सबसे कम तो इनमें नहीं होती, बट जो हमारे पास ऑप्शंस है इसमें सबसे कम इसी की होती। तो यहां पर देखें इसको, हाँ सर एक बार यहां देखते, यहां पर क्या बता रखा? गामा रे सबसे कम। ठीक है, सबसे शॉर्ट वेवलेंथ किसकी होती? गामा। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती? गामा की। मतलब देखो, अगर वेवलेंथ छोटी है तो जल्दी 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 चलती जाएगी, अगर वेवलेंथ बड़ी है तो ऐसे चलेगी आराम से। ठीक है, तो छोटी वेवलेंथ तेज स्पीड से चलती है और बड़ी वेवलेंथ कंपैरेटिवली धीमी स्पीड से चलती है। तो गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी सबकी वेवलेंथ तो बढ़ती जाती है और इसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब इसे लर्न कैसे कर ले? तो इसको ऐसे लर्न कर लो, गेक्स यू वी मार, गेक्स यू वी मार। तो गामा रेस,
एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो ये वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो 2019 का ही क्वेश्चन है, बट इसके अलावा भी मैं बताता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इवन क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आपको इन रेज के ऊपर खूब ही ध्यान देना है। जितनी भी रेज हमारे पास है सारी की सारी, ठीक है, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं तो ये वेव के ऊपर हमें स्पेशल फोकस रखना है। अगला पॉइंट आ जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया आर कोल्डलेस। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, कोई इसमें टफ पार्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में हम विली विली के नाम से जानते हैं, ठीक है, विली विली के नाम से जानते हैं। अगला ये यहां पर देखो, सभी के नाम हो गए, विली विलीस, टाइफून, साइक्लोन्स, हरिकेन्स। कोई डाउट है? सिंपल सा फंडा है ना, नाम हमारे पास सारे के सारे। इसी प्रकार से हमको मैप बनाने, आप देखो, मैं एक पॉइंट समझो बेटा, अपने मैप बनाओ। आपसे ऑस्ट्रेलिया यहां पर मैप में ऐसा दिख रहा है, आप ऑस्ट्रेलिया को ऐसा बना दो। आपको इंडिया यहां पर ऐसा दिखाई रहा, आप इंडिया को ऐसा बना लो। क्यों? इसलिए बेटा क्योंकि आपके कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, आप उस एग्जाम के अंदर कुछ लिखने नहीं वाले हो। क्वेश्चन भी उनके होंगे और ऑप्शन भी उनके होंगे। आपके पास एक काला पेन होगा और उनके पास एक गोला होगा जिसको आपको भरना है। तो आप अपनी लेमन लैंग्वेज में जैसे समझ सकते हो वैसे आप इन चीजों को मेंशन कर लो अपनी लैंग्वेज में, है ना, कोई इसमें वो नहीं करना है। तो ये वाली चीजें हमारी इस प्रकार से होती है। अगला क्वेश्चन, रोरिंग फोर्टीज आर। देखो मैंने आपको 3 प्रकार की विंड्स बताई थी, एक प्राइमरी सर्कुलेशन था, एक सेकेंडरी सर्कुलेशन था और एक टर्सरी सर्कुलेशन था। तो प्राइमरी सर्कुलेशन was further divided into 3 parts। एक तो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीस, एक ट्रॉपिकल वेस्टर्लीस और एक आपकी पोलर ईस्टर्लीस। ये 3 प्रकार की हमारी विंड्स है। मैंने, है ना, ट्रॉपिकल वर्ड्स बड़े लिख दिए ताकि हमें कोई समझ बचा। तो जो वेस्टर्ली विंड है, ये वेस्टर्ली विंड जब चलती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब वेस्टर्ली विंड चलती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो जमीन है, तो जमीन के कारण क्या होता है, यहां पर उसकी वो कम हो जाती है स्पीड, फ्रिक्शन के कारण, पेड़ पौधे पहाड़, फ्रिक्शन के कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है। बट सदर्न हेमिस्फीयर में लैंडमास नहीं है, तो लैंडमास ना होने के कारण वो विंड तेजी से समुद्र के ऊपर चलती है। तो जब वो तेज चलती है तो 40 डिग्री पर सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड हाई स्पीड से चलती, हाई वेलोसिटी वेस्टर्ली विंड, वो भी कौन से हेमिस्फीयर की, सदर्न हेमिस्फीयर की। कौन से हेमिस्फीयर की, सदर्न हेमिस्फीयर की। हाई वेलोसिटी वेस्टर्ली विंड जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर चलती है, इन्हें हम रोरिंग फोर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे रोर करके चलने वाली रोरिंग फोर्टीज के नाम से हम इन्हें जानते हैं। देयरफॉर बी विल बिकम द राइट आंसर। ठीक है, अब यहां पर देख लो, देखो तीनों विंड से जो विंड आपके 40 डिग्री साउथ में चलेगी दैट इज रोरिंग फोर्टीज। जो विंड आपके 50 डिग्री साउथ में चलेगी दैट इज फ्यूरियस 50s। और जो विंड आपके 60 डिग्री साउथ में चलेगी दैट इज श्रिंकिंग 60s। तो तीनों विंड हो गई हमारी, रोरिंग, फ्यूरियस और श्रिंकिंग। इतनी विंड्स हो गई जो कि तेजी से चलती है और क्या कर देती है, उस पूरे एरिया के अंदर काफी ज्यादा। इसको चीखता 40, गरजता 40, चीखता 50 और स्क्रीमिंग 60, सिकुड़ता 60, ऐसा इसको हिंदी में बोलते हैं, राक्षसों जैसे नाम है इसके। रोरिंग मतलब गरजता 40, चीखता 50 और सिकुड़ता 60, ये इसको हिंदी में कहते हैं। बड़े खतरनाक नाम है। चलो अगला, द स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ। स्काई जो होता है आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय एटमॉस्फेयर। देखो एब्जॉर्ब करने से कुछ नहीं होगा। सिलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन बाय एटमॉस्फेयर, बिल्कुल। जो सिलेक्टिव स्कैटरिंग होती है, सिलेक्टिव यानी ब्लू कलर पे,
जो सिलेक्टिवली ब्लू कलर के ऊपर स्कैटरिंग होती है, उसी सिलेक्टिव स्कैटरिंग के कारण ये हवा, ये जो क्या बोलते हैं, स्काई जो होता है हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। मतलब ये एक प्रकार का स्कैटरिंग है, और इसी स्कैटरिंग का रिफ्लेक्शन हमें सी के ऊपर देखने को मिलता है और आसमान हमें नीला नजर आता। बाकी जब बोतल में पानी भरते हैं तो नॉर्मल वो पानी हमें ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा। अ साइक्लोन इज एन, अगला क्वेश्चन, अ साइक्लोन क्या होता है? तो साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर। एकदम से यही कंप्लीट हो गया हमारा आंसर कि साइक्लोन इस प्रकार का होता है ये, ठीक है। इसमें जो लो प्रेशर सेंटर्ड होता है, इट इज सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार। द लो प्रेशर सेंटर इज सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार, जिसमें बाहर की तरफ जाते वक्त प्रेशर बढ़ता जाता है। मतलब यहां पर अगर प्रेशर 990 मिलीबार है तो बाहर तक आते आते यही हमें 1040 मिलीबार तक दिख जाएगा। मतलब दोनों के बीच में 50 मिलीबार का अंतर हो गया। तो सेंटर में लो और बाहर तक आते आते प्रेशर में डिक्रीमेंट, हमें रिडक्शन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज इन अ साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड ब्लोस। जो साइक्लोन्स होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसमें विंड कैसे ब्लो करती है? तो बेटा मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, अब एक बार फिर बता देता हूं। देखो साइक्लोन की डेफिनेशन क्या होती, डेफिनेशन सुनो। साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सेंटर्ड एरिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सेंटर्ड एरिया सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार्स हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड। मतलब एक लो प्रेशर सेंटर्ड एरिया होता है, सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार्स, ठीक है, जिसमें यहां पर कम होता है और बाहर तक आते आते प्रेशर बढ़ जाता है। अब क्या होता है बेटा, जब ये लो प्रेशर है, जब ये लो प्रेशर है तो इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए हवा सोचती है कि मैं इसके पास आ जाऊं। ये लो प्रेशर एरिया है तो हवा सोचती है कि इसे भर दिया जाए, क्योंकि हवा का काम क्या होता है, हमेशा जहां हाई है उस हाई प्रेशर से हमेशा जहां लो होगा उसकी तरफ जाना। ये हवा का काम होगा। जहां जहां हाई प्रेशर होगा वहां वहां से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी। यही होता है, मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही विंड होता है, ठीक है। तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवा आई, बट देयर इज ए फोर्स नोन एज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को उसके ओरिजिनल पाथ से राइट हैंड पर डिफ्लेक्ट कर देता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसके ओरिजिनल पाथ से राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर देता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का ओरिजिनल पाथ ये था और इसको राइट हैंड पर डिफ्लेक्ट कर दिया, यानी ये राइट, ये इसका राइट, ये इसका राइट और ये इसका राइट। अब देखो आप, अब क्या होता, विंड ने कैसा डायरेक्शन लिया, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई और ये गई, मतलब उल्टी घड़ी, घड़ी का उल्टा भाग। जब घड़ी उल्टा घूम रही है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रोपोपोस। ट्रोपोपोस ट्रोपोस्फियर की ऊपरी लेयर होती है, उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, इट इज अबाउट 5 किलोमीटर थिक, ठीक। दूसरा, इट्स एवरेज हाइट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर, नहीं, ज्यादा होती है ट्रोपोपोस की। देयर इज नो सीजनल वेरिएशन इन इट्स हाइट, ये भी गलत है। जब गर्मी पड़ती है तो ट्रोपोपोस की हाइट सबसे पहले चेंज होती है। द टेम्परेचर एट द टॉप इज लोवेस्ट ओवर द इक्वेटर एंड रिलेटिवली हायर ओवर द पोल। देखो ये कंडीशन हो सकती मेरे हिसाब से, कैसी कंडीशन, देखो मैं आपको बताता हूं कि हमारा ट्रोपोस्फियर कुछ इस प्रकार का बना है, मतलब इक्वेटर के पास इसकी हाइट ज्यादा है और पोल के पास इसकी हाइट कम है, ठीक है। अब जब इक्वेटर के पास इसकी हाइट ज्यादा है तो मैं हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री का तापमान रिड्यूस करता हूं।
हर 1 किलोमीटर जब मैं ऊपर जाता हूं तो 6.5 डिग्री का तापमान घटता है, तो इसकी हाइट इक्वेटर पर ज्यादा है ना। सो द टेम्परेचर ऑफ इट्स टॉप इज लोएस्ट ओवर द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि हाइट इक्वेटर की बहुत ज्यादा है, और कितनी है? लगभग 18 किलोमीटर। हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री घटेगा, तो इक्वेटर के ऊपर इसका जो तापमान होगा लोवेस्ट रहेगा, ठीक है। और पोल पर इसी का तापमान कंपैरेटिवली हायर रहेगा, ठीक है। पोल की सतह अलग है और पोल का एटमॉस्फेयर अलग है, तो यहां पर मेरे हिसाब से इसका डी आंसर होना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन, इन एन एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन की हमें कंडीशन दी कि इसमें क्या क्या होता है। बैरोमेट्रिक रीडिंग, बैरोमेट्रिक प्रेशर इज हाई टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। दूसरा, विंड ब्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर। तीसरा, वेदर रिमेन मोइस्ट एंड स्काइज क्लाउडी। चौथा, सिचुएशन ऑफ काम प्रिवेल्स एंड वेदर चेंज रैपिडली। भाई यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बैरोमीटर प्रेशर इज हाई। जब एंटी साइक्लोन की कंडीशन होती है तो एंटी साइक्लोन की कंडीशन का मतलब ही यही होता है कि साइक्लोन का विपरीत। पहली बात मैं आपको बता दूं, एंटी साइक्लोन मतलब ऐसा कोई फिनोमेना नहीं होता जो कि आपको बड़े लेवल पर इंपैक्ट करे जैसे कि साइक्लोन करता है। एंटी साइक्लोन एक प्रकार की वेदर की कंडीशन होती, बस उसको साइक्लोन की तरह डरावना नहीं समझना है। दूसरी बात, एंटी साइक्लोन का विपरीत मतलब सेंटर में हाई प्रेशर, ठीक है। जिस जगह पर हाई प्रेशर होगा वो एरिया स्टेबल होगा, याद रखना। जिस जगह लो प्रेशर होगा वो एरिया अनस्टेबल होगा। ये आपको अभी लिख कर दे रहा हूं, हाई प्रेशर मतलब स्टेबल कंडीशन, लो प्रेशर अनस्टेबल कंडीशन। जहां लो प्रेशर रहेगा वहां अनस्टेबल कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि अपने आप में साइक्लोन की डेफिनेशन बता रही है लो प्रेशर को, अपने आप में उसकी डेफिनेशन बता रही। तो लो प्रेशर मतलब अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है। जब साइक्लोन आता तो अनस्टेबल चीजें हो जाती है। सो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज। जब हम धरती की सतह से आसमान में ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान रिड्यूस होता है, हमें पता है। क्यों? द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अप ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही, धरती की सतह से हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर गर्म होना शुरू होती है। कौन कौन से पार्ट? कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीनों मेथड के थ्रू हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होना शुरू होता है। तो सबसे पहले जो सबसे नीचे की लेयर है वो गर्म होगी और नीचे से गर्म होगी, तो ये कंडीशन है। देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। नहीं, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? हवा में पानी। पानी कहां से आएगा? धरती के ऊपर के इनसे, जो धरती के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? सी, लेक। तो सी और लेक आसमान में तो होंगे नहीं, तो नीचे ज्यादा होगा ना कि ऊपर। देयर इज मोर मॉइस्चर इन लोअर एटमॉस्फेयर ना कि अपर एटमॉस्फेयर। इवन बेटा ऐसा बोला जाता 90% एटमॉस्फेयर की जो वाटर वेपर है ना, हमें वो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ही देखने को मिल जाती है। अगला, द एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर। ये बात भी सही है, अपर एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो लेस डेंस है, इसलिए तापमान घट जाता है। सो 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 1 और 3 यानी सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट, कंसिडर द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर कंडीशन विथ रेफरेंस टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन में हमें देखना है क्या क्या कंडीशन हमें देखने को मिलती है। पहली चीज, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब मॉइस्चर इन द एयर, है ना। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर ट्रॉपिकल साइक्लोन की मेन रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। वार्म ओशनिक टेम्परेचर, जो सरफेस होगा समुद्र का, जिसको हम बोलते हैं SST, सी सरफेस टेम्परेचर, वो वार्म होगा, मतलब समुद्र की सतह गर्म होगी। रीजन लाइन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, यहां पर हमें साइक्लोन देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के नजदीक और उसके पास में हमें यह देखने को मिलता है। तो 1, 2 और 3 तीनों कंडीशन यहां पर सही है। बट याद रखना,
इक्वेटर के ऊपर साइक्लोन नहीं आते हैं। याद रहेगी ये बात कि इक्वेटर के ऊपर साइक्लोन नहीं आते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आते, बट इक्वेटर पर नहीं आते ड्यू टू जीरो कोरियोलिस फोर्स। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, इस तरह के क्वेश्चन को असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बोलते हैं। ये तो होता है आपका स्टेटमेंट, और ये होता है उस स्टेटमेंट का रीजन कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, रीजन बताएगा, ठीक है। स्टेटमेंट का कोई रीजन जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। तो पहला असर्शन बोलता, हरिकेन कैन नॉट डेवलप इन विसिनिटी ऑफ इक्वेटर। हरिकेन इक्वेटर के पास नहीं आते हैं। तो हरिकेन इज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। हरिकेन इज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हरिकेन इक्वेटर पर आते हैं या नहीं आते, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर के ऊपर नहीं आते हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम ओवर इक्वेटर। कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम होगा, ये एकदम गलत है, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट इक्वेटर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड पूरे अर्थ के सरकमफेरेंस में इक्वेटर की ही होती है 0 डिग्री की। फिर पोल तक जाते जाते वो स्पीड कम होने लगती है, तो पोल पर कोरियोलिस बढ़ जाएगा और इक्वेटर पर कोरियोलिस घट जाएगा। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर A तो सही है, बट उसका जो रीजन है वो एकदम गलत है, ठीक है। सो C विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा, मैच द फॉलोइंग। हमें इन सारी लेयर्स को एक दूसरे के साथ मैच करना है। पहला, टेम्परेचर फॉल्स विथ हाइट। जैसे ही मैं हाइट में ऊपर की तरफ जाता हूं, टेम्परेचर गिरता है। किसके साथ? ट्रोपोस्फियर। रेट कौन सी होगी? 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। हर 1 किलोमीटर के साथ 6.5 डिग्री तापमान आपका रिड्यूस होगा। हर 1 किलोमीटर के साथ 6.5 डिग्री तापमान रिड्यूस होगा। दूसरा, रिफ्लेक्ट रेडियो वेव बैक टू दी अर्थ। जो रेडियो वेव होती है, उन रेडियो वेव को अर्थ के ऊपर बैक रिफ्लेक्ट करता है। ये आयनोस्फीयर का काम होता है, जहां पर आयंस प्रेजेंट होते हैं। कंटेन मोस्ट ऑफ द ओजोन। तो ओजोन कहां कंटेंट होती? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर के भी लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, पर्टिकुलर होकर के बात करते। फॉल इन टेम्परेचर स्टॉप। जो ट्रोपोस्फीयर में 6.5 डिग्री के साथ साथ तापमान घट रहा था, वो घटना कहां जाकर के रुक जाएगा? तो तापमान में घटना रुक जाएगा ट्रोपोपोस के पास जाकर के। यहां पहुंचते ही तापमान में जो घटाव था, जो रिडक्शन था, वो एकदम रुक जाएगा बेटा। तो 4, 1, 2 and 3 will become the right answer. 4, 1, 2 and 3, it means C is the right answer. ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लोकल विंड्स। ये लोकल विंड्स थे, कौन सी विंड कहां चलती है? तो सेंट आना विंड जो है, ये चलती है आपके कैलिफोर्निया के पास, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चिनुक रॉकीज माउंटेन के ऊपर चलती, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास। फोएन एल्प्स में चलती है, और जोंडा साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के अंदर चलती है। तो ये सभी लोकल विंड्स हैं जो किसी ना किसी लोकल एरिया के अंदर चलती है। लोकल एरिया के बारे में हमने बात कर ली। अब मैं मिला लेते हैं। तो पहला आ जाएगा आपका 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1, इट मींस ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है ये इनका यहां मिलान मुझे सही ना हो, बट ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना जो मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अगला आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा है जो सही मैच नहीं कर रहा है? टाइफून्स चाइना में आते हैं, चाइना सी के अंदर। साइक्लोन्स वेस्ट इंडीज में नहीं आते, इंडियन ओशन में आते। हरिकेन इंडियन ओशन में नहीं आते हैं, और टॉर्नेडोस नॉर्थ अमेरिका की तरफ आते हैं। तो हमारा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो रॉन्गली मैच्ड है? देखो कितना घुमाया है क्वेश्चन को। अब आपका, आप यहां पर नॉर्मली अगर आपके पास ऑप्शन नंबर 1 डाल देते ना, तो अभी आप इसको टिक कर देते। क्यों? क्योंकि आपको ये एक सही दिख रहा, बाकी 3 गलत। और बट वहां पर रॉन्गली मैच लिखा है, मतलब क्वेश्चन का स्टेटमेंट एकदम उल्टा चल रहा है। तो 2, 3 एंड 4 ये तीनों के तीनों ही गलत है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर गलत हो जाएंगे। अगला आ जाएगा वही स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो विंड इज डिफ्लेक्ट इन टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स नॉर्मल कोर्स। जो विंड का नॉर्मल कोर्स होता है, उस नॉर्मल कोर्स के
वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसके नॉर्मल कोर्स के राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में उसके नॉर्मल कोर्स के लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से विंड चलेगी। हाँ सर, ये तो है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, धरती अपनी जगह पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसलिए यह होता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड द स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, उस वजह से डिफ्लेक्शन होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। और पर्टिकुलर वे में बात करें तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये हमें देखने को, ये डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही और दूसरा स्टेटमेंट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। समझ में आ गया बेटा? ओके, सो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनडीए 2017, मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टुडे आर प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। एक ऑर्बिट होता है अर्थ के, लगभग 2-3 ऑर्बिट होते, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और एक पोलर ऑर्बिट। तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, इसमें सैटेलाइट जो होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस रहती है। देखो उस वहां पर लिखा आगे, इन ऑर्डर टू स्टे ओवर द सेम स्पॉट्स ऑन द अर्थ। अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट्स के ऊपर सिचुएटेड होने के कारण ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डायरेक्टली किस चीज के ऊपर लगाई जाती है, कहां पर लगाई जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, इधर नॉर्थ और साउथ पोल, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम इक्वेटर के ऊपर लगाते हैं। और जैसे अर्थ घूमती है, उसी अर्थ के साथ साथ ये सैटेलाइट भी घूमती है। ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट स्टेबल है और अर्थ घूम गई, ये साथ साथ ही घूमती है, अर्थ से स्टेशनरी होती है, अर्थ के साथ साथ अलाइंड होती है। सो दैट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और कहां पर लगाई जाती है? इक्वेटर के ऊपर। देख लो आप, ये जो ब्लू कलर से हमें दिखाई दे रही है ना, जो इक्वेटर के सरकमफेरेंस पे घूम रही, दैट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जो एक एंगल के साथ, एक एंगल के साथ इंक्लिनेशन में घूमती है, उसे जियो सिंक्रोनस बोलते हैं। ठीक है, जियो सिंक्रोनस ऐसे ऐसे घूमेगा और जियो स्टेशनरी ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, जियो स्टेशनरी स्टेबल घूमेगा और जियो सिंक्रोनस इस प्रकार से घूमेगा। तो ये हमारा सैटेलाइट वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाता है कि किस प्रकार से सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन चलता है अर्थ के अराउंड। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन। विंड इज ऑफन फाउंड टू ब्लो इन हॉट समर डे ड्यू टू। देखो विंड जो होती है हमें गर्मी के दिनों में बहते हुए दिखाई देती है। क्यों, क्या कारण होता है? तो कंडक्शन ऑफ हीट बिटवीन एयर एंड सोइल ऑन द अर्थ। ये एकदम सही पॉइंट है। एक्चुअल में गलती से उसके ऊपर ए टिक भी लग गया। क्या होता है? ये धरती है बेटा, धरती हो गई गर्म, तापमान हो गया इसका गर्म। अब इस तापमान की वजह से जो इसके ऊपर के पार्टिकल है, एयर के पार्टिकल, ये भी इसको गर्म कर देंगे, ये भी इसका तापमान बढ़ा देंगे। अब जब तापमान बढ़ जाएगा विंड का, विंड हो जाएगी लाइटर और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। ठीक है, तो इस कंडक्शन के कारण हीट और सोइल के बीच में, एयर और सोइल के बीच में विंड का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह की तरफ होता है। सो ए विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। हमें इन विंड्स को मैच करना है। ठीक है, जैसे लोकल विंड से। अब आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, मैं दो चीजों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं यहां पर। अगेन रेस, या फिर सही भाषा में बोलूं तो सोलार स्पेक्ट्रम, रेस या फिर सोलार स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं। और दूसरा आपका लोकल विंड एंड साइक्लोन। इंपॉर्टेंटली हमें इनके ऊपर ध्यान देना है। लोकल विंड, साइक्लोन और ये सोलर स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर अलग अलग रेज होती है। ठीक है, तो कौन सी विंड कैसे आगे बढ़ते हैं आगे। चिनूक विंड कहां चलती है? रॉकी माउंटेन के स्लोप्स पर चलती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। फोहेन नॉर्दर्न स्लोप ऑफ एल्प्स माउंटेन, कहां पर? यूरोप। ठीक, सिरोको विंड कहां चलती है? आपके नॉर्दर्न अफ्रीकन डेजर्ट्स के अंदर। ठीक है, जो इटली की, यहां पर सिरोको विंड चलती है और यहां से इटली की तरफ मूव करती है मेडिटेरेनियन होते हुए। मिस्ट्रल विंड जो होती है ये आपकी चलती है सदर्न स्लोप ऑफ एल्प्स के। जो एल्प्स माउंटेन है उसके नॉर्दर्न स्लोप पर तो चलेगी आपकी फोहेन और सदर्न स्लोप पर चलेगी मिस्ट्रल विंड। फोहेन वार्म है, मिस्ट्रल कोल्ड है। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं तो 2, 3, 1 एंड 4। 2, 3, 1 एंड 4 मतलब
हमारा डी करेक्ट आंसर बेटा जी हो जाएगा। अगला, होर्स लेटीट्यूड लाइस विद इन द एटमोस्फेरिक बेल्ट। कौन से प्रेशर बेल्ट के अंदर होर्स लेटीट्यूड मिलती है? तो मैं आपको प्रेशर बेल्ट बता देता हूं। ये होता आपका इक्वेटोरियल लो, ये होता आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये होता आपका सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, और एंड में आ जाता है आपका पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, तो हमें होर्स लेटीट्यूड कहां देखने को मिलती है? तो ये वाला इलाका सब ट्रॉपिकल हाई, यहां पर हमें होर्स लेटीट्यूड देखने को मिलती है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर के भी प्रेशर बेल्ट बनेंगे, एकदम सिमिलर बनेंगे बेटा सदर्न हेमिस्फीयर के भी। तो यहां पर हमें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में जो विंड देखने को मिलती है वो विंड हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी होर्स लेटीट्यूड, और यहां से जो विंड आगे बढ़ेगी उस विंड को हम बोलेंगे वेस्टर्ली विंड। ठीक है, इस वाले इलाके में बेटा। ठीक, ये प्रेशर बेल्ट हमारे हो गए, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकली व्हाट डज अ कंटिन्यूअली राइजिंग एयर प्रेशर इंडिकेट? जो कंटिन्यूअसली एयर प्रेशर राइज होता है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? कंटिन्यूअसली राइजिंग एयर प्रेशर, याद रखना, कंटिन्यूअसली राइजिंग एयर प्रेशर मतलब क्या? साइक्लोन होगा क्या? नहीं होगा, सीडीएस का क्वेश्चन है, समझना। एडवेंट ऑफ अनसेटल्ड क्लाउड, अनसेटल्ड क्लाउड कब होगा? जब साइक्लोन आएगा। एडवेंट ऑफ साइक्लोन, फाइन एंड सेटल्ड वेदर, और अगला जाएगा फायर एंड सेटल्ड वेदर। हमारा आंसर सी हो जाएगा, हमको पता है, बट सी क्यों हुआ? मैंने आपको क्या बोला था? जहां आपको राइजिंग एयर प्रेशर मिले मतलब एंटी साइक्लोन। अब एंटी साइक्लोन की कंडीशन जो होगी हमारी, एंटी साइक्लोन की कंडीशन में मैंने क्या बोला था? एक प्रकार की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ये। एंटी साइक्लोन जो है एक प्रकार की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जिसके अंदर पता क्या होता है? वेदर एकदम सेटल्ड होता है, फाइन और सेटल्ड वेदर हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। सो सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसोलेशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट इज प्लेड बाय। जो इंसोलेशन होती है उस इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करने में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन प्ले करता है? सो दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। देखो क्या होता है बेटा, ये है हमारी अर्थ, ये है आपका सन। तो सन की रेस अर्थ पर आती है, सन की रेस कहां पर आती है? अर्थ पर आती है। अब सन की रेस जब अर्थ के ऊपर आती है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है, जो बाहर का मंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर से वो चीजें अंदर आकर के यहां हो जाती है क्या? ट्रैप। यहां क्या हो जाती है? ट्रैप। फिर क्या होता है बेटा कि ये जो रेस होती है, ये जब बाहर जाने की कोशिश करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इसे रोक देती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इसको अंदर ही रोक देती है और धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ने लगता है। मतलब द फिनोमिना ऑफ ग्रीन हाउस वो इसी के थ्रू होता है। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर वेपर, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं धरती के तापमान को बढ़ाने के लिए। अगला पार्ट, द प्लानेटरी विंड्स दैट ब्लोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटर आर नोन एज। वो प्लानेटरी विंड जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये आपका अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका अप्रोक्स 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री वाला सीन है हमारा, और ये 90 डिग्री है ना। तो जो विंड आपके
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की तरफ बहती है। मतलब यहां पर जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां से जो विंड इक्वेटर की तरफ बहती है, इन विंड्स को हम क्या बोलते हैं? तो वो विंड जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की तरफ बहती है, इन विंड्स को हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स या फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। ट्रेड विंड या फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, इस नाम से हम इन्हें जानते हैं। कौन? जो कहां से 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ बहती है। देयरफॉर डी विल बिकम दी राइट आंसर। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये, ठीक है, ओके, ये जो विंड्स होती दैट इज द ट्रेड विंड। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन द एटमोस्फियर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? हमारे एटमोस्फियर में मौजूद कौन सी ऐसी गैसेस होती है जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो बेटा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये मिलकर के एसिड रेन कॉज करते हैं। सो 1 एंड 3 हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बदौलत, इनकी वजह से हमें एसिड रेन देखने को मिलती है अलग अलग हिस्सों के अंदर। ठीक, ओके। अगला, ओजोन लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी होती है? क्यों? क्योंकि इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस की एंट्री प्रिवेंट करती। दूसरी बात, इट प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर। ये ओजोन कहां प्रेजेंट होती वो बता दिया। तीसरी बात, इन स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। हाइट के साथ साथ, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि हमें देखने को मिलती है। सो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। इसके बाद, द हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन नियर द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू। हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर विंड्स का जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन होता है वो किस वजह से होता है? हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर विंड्स का मूवमेंट होता है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ। तो कौन कौन से ऐसे रोल होते हैं जो उसके ऊपर मेजरली इंपैक्ट करते हैं? पहला, प्रेशर ग्रेडियंट। किसी भी जगह पर कितना हाई प्रेशर है और जहां विंड जा रही है वहां पर कितना लो प्रेशर है, दोनों के बीच का जो फॉल होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है बिटवीन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, इस टर्म्ड एज द प्रेशर ग्रेडियंट। इसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएटेड बाय द माउंटेन्स, ट्रीज, प्लेट्यूस, ये सब मिला करके हमारे क्या करते हैं? एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट में। अगला आ जाएगा आपका कोरियोलिस फोर्स। नेक्स्ट वन इज कोरियोलिस फोर्स। तो इन तीनों चीजों के चलते, पहला प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स और तीसरा कोरियोलिस फोर्स, इन तीनों फोर्स के चलते 1, 2 एंड 3, इन तीनों फोर्स के चलते हमारा यहां पर क्या हो जाता है? इस एरिया के पास हमें ये मतलब हमारा आंसर यहां पर डी हो जाएगा। एनडीए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओके बेटा, मैं 2 मिनट के लिए पानी पी लेता हूं, समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन एक्सोस्फियर? हमारे एटमॉस्फियर में जो एक्सोस्फियर पाया जाता है, उस एक्सोस्फियर के अंदर कौन सी गैस मेजर अमाउंट में मिलती है एक्सोस्फियर के अंदर? तो एक्सोस्फियर देखो, हमारा एटमॉस्फियर सबसे पहली लेयर है आपकी ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी लेयर है आपकी मिजोस्फियर, चौथी लेयर जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट होती है। कौन कौन सा? एक तो आपका आयनोस्फियर, और एक आपका
एग्जोस्फीयर, ठीक है, और इस लेयर का नाम क्या है? थर्मोस्फीयर। तो हमसे पूछा गया कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, जिसको हमने एग्जोस्फीयर कहा, इस एग्जोस्फीयर के अंदर कौन सी गैस हमें मिलती है? तो इस एग्जोस्फीयर के अंदर हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। किसके अंदर? एग्जोस्फीयर के अंदर हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। अगला पॉइंट आता है बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं, यानी दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं, एक जो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आए उन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और एक जो टेम्परेट एरिया के अंदर आए उन्हें हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। तो दे राइज इन द बेल्ट ऑफ ट्रेड विंड। क्या टेम्परेट साइक्लोन ट्रेड विंड के बेल्ट में आते हैं? बिल्कुल नहीं। ट्रेड विंड के बेल्ट में जो साइक्लोन आते हैं दैट आर दी ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ट्रेड विंड के बेल्ट में हमें देखने को मिलते हैं। दे मूव वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल सही। टेम्परेट साइक्लोन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली एंड जेट स्ट्रीम, ये साइक्लोन्स हमें कौन से डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। इट मींस ओनली 2 हमारा एकदम सही जवाब यहां पर हो जाएगा। ओनली 2 विल बिकम द राइट आंसर। अगला पार्ट बेटा, द क्लाउड्स ऑफ हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड आर। वो क्लाउड्स जो बहुत ऊंचाई पर हमें मिले उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो देखो, ऑल्टो, जहां ऑल्टो वर्ड हो उसका मतलब होता मिड, बहुत ऊंचा नहीं। जो ऑल्टो होता है, ऑल्टो का मतलब होता मिड क्लाउड। जो लो लेटीट्यूड पर, लो हाइट पर हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑल्टो क्लाउड। दूसरा होता है क्यूमुलस क्लाउड, जिनका जो बॉटम होता है वो तो फ्लैट होता है और ऐसे दिखाई देते हैं। दिस आर दी क्यूमुलस क्लाउड। बट जहां प्रीफिक्स हमको सिरस देखने को मिले, जहां पर प्रीफिक्स हमको सिरस देखने को मिले, दैट इज टर्म्ड एज दी हाई क्लाउड। और स्ट्रेटस जहां वर्ड हो, स्ट्रेटस का मतलब होता है लेयर, तो जो ऊंचाई पर हमें लेयर्ड फॉर्म में दिखाई दे दैट इज सिरस स्ट्रेटस क्लाउड। सिरस स्ट्रेटस क्लाउड होता है जो ऊंचाई पर हमें लेयर्ड फॉर्म में दिखाई देता है। ये देखो कितने फीथर शेप में हमको दिखाई दे रहा है, ऊंचाई पर भी है और लेयर्ड फॉर्म में भी है। अब आपको सही दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दिए बेटा? सो दीज आर दी लेयर्ड क्लाउड, ठीक है, ओके। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज द एंटी साइक्लोन। इनमें से कौन सा एंटी साइक्लोन को कैरेक्टराइज करता है? तो एंटी साइक्लोन आर लो प्रेशर सिस्टम, पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। क्या एंटी साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम है? नहीं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्जेंट विंड सर्कुलेशन, मतलब विंड डाइवर्ज होती है, दूर जाती है। बिल्कुल, लो प्रेशर पर कन्वर्जेंट होता है और हाई प्रेशर पर डाइवर्जेंट होता है, तो विंड का यहां पर डाइवर्जेंट होगा, तो डाइवर्जेंट हो गया आपका, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट। तीसरा, दे आर इंडिकेट ऑफ ड्राई वेदर कंडीशन, ये ड्राई वेदर कंडीशन को बताते हैं, मतलब जिस जगह पर ये होता है वहां पर ड्राई वेदर होता है, मतलब 2 and 3 विल बिकम द राइट आंसर। इस जगह पर 2 और 3 मुख्य रूप से हमारा सही जवाब हो जाएगा बेटा। 2 and 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि एंटी साइक्लोन आर ऑफ लो प्रेशर सिस्टम नहीं, एंटी साइक्लोन नहीं होते। कौन से होते हैं? साइक्लोन्स होते हैं बेटा। कौन से होते हैं? साइक्लोन्स, ना कि एंटी साइक्लोन, ठीक है। तो 2 and 3 जो डाइवर्जेंट भी होता है विंड का, इस पॉइंट को याद रखना। जो हाई प्रेशर होता है दैट इज द डाइवर्जेंट कंडीशन एंड द लो प्रेशर इज द कॉन्वर्जेंट कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट आ जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हम कंसिडर करते हैं। हाफ ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इन एटमॉस्फेयर लाइज बिलो द ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर। देखो क्या होता है, हमें हमारे एटमॉस्फेयर का लगभग आधा वाटर वेपर हमें 1000 मीटर तक देखने को मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा, द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ठीक है। दूसरा बताता है कि जो आसमान से बारिश होती है तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते वो बारिश बढ़ती जाती। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहली बात तो जो हमारा वाटर वेपर होता है उस वाटर वेपर का 90% पार्ट
हमें लगभग है ना, नॉट प्रॉपर, लगभग 5 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिलता है। तो जो हाफ बोला ना, हाफ नहीं, लगभग 90% हो जाता, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो वाटर वेपर होती है हमारा जो क्या बोलता है, रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, वो इंक्रीज होता जाता है। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट रेनफॉल मतलब रेगुलर रेनफॉल हमें इक्वेटर पर मिलती है, फिर ट्रॉपिक पर, बट पोल पर हमें कम बारिश मिलती है, इक्वेटर जितनी नहीं मिलती, तो प्रेसिपिटेशन का अमाउंट इक्वेटर पर जाता होगा। सो नीदर वन नोर टू, दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहां पर गलत होंगे। ठीक है, अगला, करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ अपर अपवर्ड। देखो, धरती के सतह से हमें टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक जाकर के अलग अलग लेयर्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मिजोस्फियर और फिर आइनोस्फियर। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइनोस्फियर थर्मोस्फियर का पार्ट है, इसके अंदर एक्सोस्फियर भी आ जाएगा। बट इस प्रकार से वर्टिकली हमारा एटमॉस्फेयर अरेंज होगा धरती की सतह से लेकर के तो आसमान की तरफ। अगला, ट्रोपोपोज सेपरेट। ट्रोपोपोज किसको सेपरेट करता है? तो जो हमारी अर्थ का ट्रोपोस्फियर होता है, धरती का ट्रोपोस्फियर की जो हाईएस्ट लिमिट है, इसे हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। हमारी अर्थ का जो सरफेस है उसकी हाईएस्ट लिमिट को हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। तो ट्रोपोपोज जो होता है, इट सेपरेट दी ट्रोपोस्फियर विथ स्ट्रेटोस्फियर। तो इट सेपरेट दी स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर। इन दोनों को यह अलग करती है। कौन सी लेयर? ट्रोपोपोज। क्या बोलते हैं इसको? हम ट्रोपोपोज कहते हैं। ठीक है, अगला, द ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ब्लू नाइल रिवर, नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दो नदियों के मिलने से बनती, एक तो आपकी ब्लू नाइल और एक आपकी व्हाइट नाइल। ठीक है, इन दोनों के मिलने से नाइल बनती है। अब जो ब्लू नाइल है, ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है लेक टाना से। कहां से ओरिजिनेट होती है? लेक टाना से, जो इथोपिया के अंदर है। बट आपका होमवर्क है कि व्हाइट नाइल रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है। ये आप लोगों का होमवर्क है बेटा, कि व्हाइट नाइल रिवर हमें कहां से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक, इसी के साथ साथ बेटा आज के सेशन को हम एंड करते, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला जो सेशन होगा हमारा क्लाइमेटोलॉजी का, उसके अंदर मैं आपके डाउट्स को एड्रेस कर दूंगा। आपको इसको पूरे इस सेशन को पूरा देखना है। एंड में जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, व्हाइट नाइल के बता दिया, ब्लू नाइल का, उसको कमेंट करके उसका आंसर भी देना है। सारे क्वेश्चन, उनके एक्सप्लेनेशन और उनके साथ बनाए गए डायग्राम्स को आपको अपने नोट्स के अंदर नोट करना और जानना है कि इसी प्रकार से हमें एनडीए की एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेटा पूरी तैयारी रखना है, एकदम वक्त कम बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। तो ना सिर्फ पढ़ाई की बट अपने हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम पढ़ते पढ़ते कुछ भी करते जा रहे, बीमार ना हो जाए, क्योंकि अब अफोर्ड नहीं कर सकते बीमार होना। अब सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगले सेशन के अंदर ओशनोग्राफी के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।